जय हिंद। आज हम जानेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, आपको जो है एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से देखने को मिलता है, क्योंकि जितना भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे वो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो या बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हो या फिर अन्य एग्ज़ाम हो, क्योंकि लोग करते क्या है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी पे तो ध्यान देते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स को वो अंडर एस्टिमेट करके चलते हैं, इकोनॉमिक्स को इग्नोर करके चलते हैं। तो आज न कल पढ़ ही लेंगे, इस सोच के लोग पढ़ नहीं पाते हैं, और इकोनॉमिक्स से जब क्वेश्चन आते हैं तो लोग हल नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि जो भी अपकमिंग वैकेंसी है दरोगा का, उसमें जो है इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। ओके देन, तो समझते हैं ध्यान से और स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कहते किसको है, पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अर्थशास्त्र कहा किसको जाता है, न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन को अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन को अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसके जनक अगर आपसे अगर पूछ लिया तो इसके जनक जो माने जाते हैं, इसके जनक एडम स्मिथ को माने जाते हैं। एडम स्मिथ को इसके जनक माने जाते हैं, और एडम स्मिथ के पुस्तक भी हैं एक, जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन जो है एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया पहला पुस्तक है। ओके, जो अर्थशास्त्र विषय में लिखा था, और ये लिखा कब था, तो ये लिखा था 1776 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। अर्थव्यवस्था, अगर भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक बोल दिया आपसे, तो बोलिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक विश्वेश्वरैया। ठीक है, सर एन विश्वेश्वरैया। ठीक है, विश्वेश्वरैया को जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक बोला जाता है इकोनॉमिक्स का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से, जिसमें कि हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं उत्पादन। उत्पादन के क्या क्या कारक हैं, उत्पादन में कौन कौन से भाग लेते हैं, वो सारा इस वीडियो में जानेंगे। लास्ट में आपको क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, जैसे उत्पादन अगर पढ़ाए तो उत्पादन से कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उत्पादन समझते हैं। उत्पादन के चार कारक हैं। उत्पादन के जो है चार कारक हैं। अगर आपको कोई चीज़ का उत्पादन करना है, ठीक है, जैसे खेती करना है, खेती करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, जैसे कि हम उत्पादन करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम मालिक हैं, तो अगर हम मालिक हैं तो मालिक के साथ साथ क्या क्या चीज़ होना चाहिए उत्पादन करने के लिए, वो चीज़ हम इसमें जानेंगे। तो उत्पादन करने के लिए चार चीज़ आवश्यकता होती है। क्या क्या, पहली बात तो आपके पास पूंजी होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। ठीक है, पैसा के बगैर तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। ओके, दूसरा बात क्या होना चाहिए, भूमि होना चाहिए। जिस भूमि पे आप फसल उगाना चाहते हैं, गेहूं हो, चावल हो, धान हो, मक्का हो, जो भी चीज़ उगाना चाहते हैं उसके लिए आपको भूमि चाहिए। ठीक है, तो क्या बोले, पूंजी चाहिए पहले, फिर भूमि चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, वहाँ अगर धान बोना है, मक्का बोना है, तो आपको क्या चाहिए, श्रमिक चाहिए, मजदूर चाहिए। ठीक है, तो पहले फिर क्या चाहिए, मजदूर चाहिए। तो क्या क्या बोले, पूंजी, भूमि, मजदूर, और सारा तीनों का मालिक कौन होता है, उद्यमी। ठीक है, उद्यमी मतलब मालिक को बोला जाता है उद्यमी। ठीक है, तो उत्पादन के चार कारक चाहिए, क्या क्या, पूंजी, भूमि, श्रमिक और उद्यमी। ये चार अगर चीज़ है आपके पास तो आप कोई भी चीज़ का उत्पादन कर सकते हैं, कोई भी चीज़ का उत्पादन कर सकते हैं, चाहे आप खेती हो, ठीक है, कोई भी चीज़, इंडस्ट्री में कोई भी चीज़ अगर है तो उसमें भी जो है उद्यमी, ये चार चीज़ की आवश्यकता होती है। ओके, अब समझते हैं ध्यान से। उद्यमी का अर्थ क्या हो गया, मालिक। उद्यमी किसे बोलते हैं, मालिक को बोलते हैं हम लोग उद्यमी। ये जो होते हैं ये दो प्रकार के मालिक होते हैं। उद्यमी मतलब मालिक दो प्रकार के होते हैं। एक मालिक होता है सिंगल, कि हम ही सारा पैसा लगाएंगे, आप लोग मत लगाइए पैसा। ठीक है, तो सिंगल मालिक को बोलते हैं प्रोप्राइटर। ठीक है, प्रोप्राइटर। उद्यमी में सिंगल मालिक जो होते हैं, ठीक है, सारा चीज़ का, उसे बोलते हैं प्रोप्राइटर। ठीक है, सिंगल मालिक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत कौन आते हैं, जिसे बोलते हैं पीवीटी, प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत कौन आते हैं, इसमें कई लोग, कई व्यक्ति इसमें भाग लेके बोलते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है उत्पादन करने के लिए, हम भी पैसा लगाते हैं। उधर से वो भी बोलेगा हम भी पैसा लगाना चाहते हैं, उधर से वो भी बोलेगा पैसा कुछ हम भी देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सब मिल के जो पैसा लगाते हैं, ठीक है, उसे बोला जाता है प्राइवेट
सेक्टर, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड जिसे आप बोल सकते हैं। तो उद्यमी दो तरह के देखें हम, एक देखें प्रोप्राइटर जो सिंगल मालिक होता है, और दूसरा होता है प्राइवेट जो कि कई मालिक मिलके जो है उत्पादन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो उत्पादन के 4 कारक याद रखना है आपको। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा इनमें से कौन उत्पादन का कारण नहीं है, उत्पादन नहीं कर सकते हैं। तो इनमें 4 को ऑप्शन नहीं देके 3 को ऑप्शन देगा, ठीक है, तो आपको छांटना होगा। ओके, कोई और ऑप्शन घुसा देगा। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप क्वेश्चन जो है हल करके आ जाएंगे। ओके, अब समझिए ध्यान से, प्राइवेट लिमिटेड पीवीटी जो भी समझिए, जो भी प्राइवेट लिमिटेड है उस सारा रजिस्टर जो है ना, एक एमसीए एक संस्था है, कहीं नहीं बोल सकते हैं, उसके देख रेख में जो है ना सारा कंपनी का काम धाम होता है। जैसे कोई प्राइवेट लिमिटेड है, जैसे कि जियो क्या है, प्राइवेट लिमिटेड है, प्राइवेट है ना। तो जियो का जो मालिक है वो अंबानी है। तो अंबानी का कितना साल में इनकम हुआ, कितना पैसा हुआ, कितना उसका सिम बिका, ठीक है, सालाना उसका इनकम क्या है, तो सारा देख रेख जो करता है, मतलब कि किसके नज़र में ये सब देख रेख होता है, तो एमसीए के नज़र में देख रेख होता है। और एमसीए का पूरा नाम होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। सारा प्राइवेट कंपनी एमसीए में रजिस्टर होता है, ठीक है, एमसीए में रजिस्टर होता है। और जो भी कमाई धमाई जो भी होता है सालाना, वो सारा इसके देखरेख में होता है। ये एमसीए जब साइड में जाके सर्च करेंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि जियो का मालिक कौन है। जैसे आप जिस कंपनी का मोबाइल चला रहे हैं वो कंपनी का मालिक कौन है, सारा उसे मालिक का नाम बता देगा, क्योंकि रजिस्टर किस में होता है, एमसीए में रजिस्टर होता है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। ओके, अब देखने वाले हैं आगे। एमसीएम रजिस्टर होता है जो बताता है कि कंपनी किसके नाम का है, ठीक है, कंपनी में किसका पैसा लगा है, सालाना जो इनकम होता है वो सारा जो है एमसीए बता देता है कि सालाना इसका इनकम कितना हुआ, ठीक है। अब समझते हैं आगे। अर्थव्यवस्था, किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अर्थव्यवस्था है। किसी भी देश को अगर चलाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अर्थव्यवस्था है, जो कि भारत की सबसे अभी गड़बड़ा गया है अर्थव्यवस्था, उतना कोई खास है नहीं। इससे भी ज़्यादा घटिया एकदम गड़बड़ा गया है पाकिस्तान का। भिखमंगा नंगा फकीर सब जो है वहाँ आपको मिलेगा। ओके, तो अर्थव्यवस्था थोड़ा बहुत ठीक भी है भारत का। तो अर्थव्यवस्था, किसी भी देश को चलाने के लिए अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ आपको याद रखना है। ओके, अब समझते हैं ध्यान से कि अर्थव्यवस्था होते कितने प्रकार के हैं और क्या क्या चीज़ मुझे पढ़ना है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था जो होता है वो अर्थव्यवस्था कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, कई तरह के अर्थव्यवस्था होते हैं, जिसमें कि पहले हम जानेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, इसमें ये समझते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इसमें हर एक चीज़ प्राइवेट होती है, हर एक चीज़ प्राइवेट होती है इसमें, ठीक है। और उत्पादन के चार कारक पर किसी निजी व्यक्ति का हाथ होता है। उत्पादन के 4 कारक पर किसी निजी व्यक्ति का हाथ होता है। तो उत्पादन के 4 कारक कौन कौन था, तो पूंजी भी किसी निजी व्यक्ति का लगा है। श्रमिक मतलब कि श्रमिक भी उसका निजी व्यक्ति का लगा है। उद्यमी, मालिक भी मतलब प्राइवेट है। भूमि, ये सारा जो चारों चीज का अगर कोई निजी व्यक्ति मालिक है तो उसे बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जो कि आपको किस देश में देखने को मिलेगा, तो आपको देखने मिलेगा जापान में, यूएसए में, अमेरिका जिसे बोलते हैं, सिंगापुर में, चीन में। क्या क्या बोले, जापान, अमेरिका, सिंगापुर, चीन, ये सब देश में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो ये सब देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जब आप कहीं सेट उट मारते होंगे या एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा इस तरीका से, इनमें से किस देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो क्या बोलेंगे, जापान, यूएसए, सिंगापुर, चीन, इस सब में जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ओके देन, अब देखिए इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इस अर्थव्यवस्था का विकास जो होता है ये बहुत तेजी से होता है। इस अर्थव्यवस्था का विकास बहुत तेजी से होता है। इसमें मतलब नहीं है कि गरीब मर रहा है या गरीब खा रहा है या नहीं खा रहा, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में गरीबी को ध्यान में नहीं रखता है, बल्कि बाजार को ध्यान में रखता है, ठीक
ठीक है, यही बात इसमें देखिए बोला गया है। इस अर्थव्यवस्था में विकास तेजी से होती है, इसमें गरीबी को ध्यान में नहीं रखा जाता है, बल्कि बाजार को ध्यान में रखा जाता है कि मेरा बाजार की स्थिति कैसा है, बाजार में सब कुछ सही चल रहा है ना, गरीब मर रहा है, कुछ भी हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे चीन, अमेरिका, इस सब में कोई मतलब नहीं, गरीबी का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, हम लोग के भारत में ना गरीब को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था पे जोर डाला जाता है। ठीक है, लेकिन चीन, यूएसए, सिंगापुर, जापान, इस सब में गरीब का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, गरीब को ध्यान में नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझ में आ गया, किसी निजी व्यक्ति का हाथ हो और चारों उत्पादन पे किसी एक व्यक्ति का हाथ हो, यह हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं दूसरा, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था समझते हैं क्या होता है। इसमें क्या होता है, देखिए, जब उत्पादन के 4 कारकों पर सरकार का अधिकार हो, ठीक है, उत्पादन के 4 कारकों पर सरकार का अधिकार हो, तो इसे क्या बोलते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, उत्पादन के 4 कारक है ना, पूंजी, भूमि, श्रमिक, उद्यमी, ये 4 कारकों पर किसी सरकार का अगर अधिकार है तो उसे बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल में आपको लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं रेलवे। रेलवे जो है, रेलवे में भूमि किसका, सरकार का, श्रम मतलब मजदूर किसका, सरकार का, जो कि ग्रुप डी का वैकेंसी निकलता है तो मजदूर कौन होता है, सरकार का होता है। ठीक है, तो भूमि किसका, सरकार का, श्रम मजदूर किसका, सरकार का, पूंजी किसका, सरकार का, उद्यमी किसका, तो सरकार का, सब चीज सरकार का होता है, उसे बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था को समझिए, जो हमारे भारत देश में है, वर्तमान में हमारे भारत देश में कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ये हो गया कि सरकार का भी पैसा लगा है, प्राइवेट का भी पैसा लगा है, सरकारी बसें भी चल रही है, सरकारी बसें भी चल रही है, प्राइवेट बसें भी चल रही है, तो ये सब कैसी व्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यही चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, उत्पादन के 4 कारकों पर सार्वजनिक तथा निजी दोनों का अधिकार हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसे कहते हैं। ठीक है, उत्पादन के 4 कारकों पर सार्वजनिक तथा निजी दोनों का अधिकार हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि भारत में कैसी व्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान में कैसी व्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, श्रीलंका में कैसी व्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, जैसे कि बसें जो चलती है ये प्राइवेट भी है, पीवीटी मतलब प्राइवेट बसें भी चलती है भारत में। ठीक है, बसें चलती है, सरकारी बसें भी चलती है भारत में, तो भारत में जो है दोनों चीज चलता है। ठीक है, टीचर जो होता है वो सरकारी टीचर भी है भारत में, प्राइवेट टीचर भी है भारत में। ठीक है, सरकारी टीचर भी, प्राइवेट टीचर भी, सरकारी टीचर भी पढ़ाते हैं, प्राइवेट टीचर भी पढ़ाते हैं। तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था अपनाई गई है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं द्वैध अर्थव्यवस्था। द्वैध अर्थव्यवस्था क्या होता है समझिए। द्वैध अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि मॉडर्न तरीका से अपनाया जाता है कोई भी चीज, पुरानी तरीका से भी अपनाया जाता है कोई चीज। जैसे कि द्वैध अर्थव्यवस्था में पुरानी विधि से बिहार में खेती होती है ना, अभी भी पुरानी विधि से बिहार में खेती होती है ना, और मॉडर्न विधि से मतलब आधुनिक तरीका से कहाँ खेती होती है, पंजाब में खेती होती है। ठीक है, तो वही बात बोला गया है, ये दोनों एक साथ अगर देखने को मिले ना, पुरानी भी देखने को मिले और मॉडर्न नई भी देखने को मिले, तो उस अर्थव्यवस्था को द्वैध अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। तो भारत में द्वैध अर्थव्यवस्था है, द्वैध अर्थव्यवस्था भी है भारत में। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, जो दोनों देखने को मिले, पुरानी और नई दोनों देखने को मिले, उसे बोलते हैं द्वैध अर्थव्यवस्था। ओके देन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं समानांतर अर्थव्यवस्था। समानांतर अर्थव्यवस्था क्या होता है समझिए, जो भारत की स्थिति को पूरी तरह से डुबा के रख दिया। अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा कारण अगर माना जाता है तो समानांतर अर्थव्यवस्था को माना जाता है। इसमें आपको काला धन देखने को मिलेगा, जो कि सरकार के पास काला धन का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है,
समानांतर अर्थव्यवस्था किसे बोला जाता है? काला धन को। ये देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने में सबसे बड़ा अगर हाथ है तो समानांतर अर्थव्यवस्था का हाथ है, जो कि अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से डुबा के रख दिया है। ओके, ये कारण क्या है? तो समानांतर अर्थव्यवस्था है। महंगाई के कारण समानांतर अर्थव्यवस्था है। समानांतर अर्थव्यवस्था में क्या होता है? लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, ठीक है, लोगों के पास मतलब ज़्यादा पैसा है, काला धन ज़्यादा है, तो कैसी व्यवस्था है? समानांतर अर्थव्यवस्था है। ओके देन, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत में अर्थव्यवस्था डुबाने में कौन सी अर्थव्यवस्था का हाथ है? तो आप बोलिएगा समानांतर अर्थव्यवस्था का हाथ है। ठीक है, इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है? काला धन का कोई रिकॉर्ड नहीं देखने को मिलता है सरकार के पास। ठीक है, तो समानांतर अर्थव्यवस्था तक उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो आपको हम आगे भी पढ़ा देंगे। टॉपिक को यहीं रखते हैं। आप लोग को मेरा अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और खास कर ये अर्थव्यवस्था को जो टॉपिक लेके हम आए हैं, जो भी बिहार दरोगा का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए जो है ये अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लेके चल रहे हैं। इकोनॉमिक्स वो चीज़ आपको याद रखना है। तो क्या क्या देखें हम? उत्पादन से लेके समानांतर अर्थव्यवस्था देख लिए। अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। ओके देन, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के टॉपिक में हम जानेंगे अर्थशास्त्र के बारे में। ठीक है, इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। इकोनॉमिक्स के दो शब्द हैं, और दो शब्द कौन कौन हैं आइए हम जानते हैं। पहला शब्द आता है अर्थशास्त्र, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, और दूसरा आता है अर्थव्यवस्था, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमी। ठीक है, अर्थशास्त्र को इंग्लिश में इकोनॉमिक्स बोलते हैं और अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, अब दोनों का अंतर समझिए। अर्थशास्त्र जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ये बात याद रखिएगा। और इसमें क्या किया जाता है? इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो मानव द्वारा की जाने वाली आर्थिक गतिविधियां जिसमें लाभ या हानि हो, इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, लाभ या हानि हो, मानव द्वारा गतिविधियों द्वारा लाभ या हानि का इसमें अध्ययन किया जाता है। किसमें? तो अर्थशास्त्र में। और जो होता है इकोनॉमी, जिसे बोलते हैं अर्थव्यवस्था, इसमें क्या होता है? ऐसा शब्द जिसके आगे किसी देश या क्षेत्र का नाम जोड़ा जाए उसे कहते हैं इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था। तो दोनों समझ में आ गया होगा आपको। तो हम पहले पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के बारे में, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ओके, समझते हैं ध्यान से। देखिए, अर्थशास्त्र को इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इसके लेखक की बात बोलेंगे तो इसके लेखक जो है इसके लेखक में प्राचीन काल में, सबसे प्राचीन काल में इसके लेखक किसे माने जाते हैं? तो माने जाते हैं चाणक्य को। और चाणक्य जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करते थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये पीएम का काम करते थे, मतलब पीएम के पद इसको दिया गया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से। तो प्राचीन काल में अर्थशास्त्र के जनक जो बोले जाते हैं वो चाणक्य को बोले जाते हैं। चाणक्य का अन्य नाम भी है, वो क्या क्या है? तो कौटिल्य भी इसी को बोला जाता है, विष्णुगुप्त भी इसी को बोला जाता है। लेकिन चाणक्य जो अर्थशास्त्र दिया था ना, ये इसका जो अर्थशास्त्र था, इसका अर्थशास्त्र राजनीतिक पे आधारित था। ठीक है, राजनीतिक के आधार पे इसका अर्थशास्त्र था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक, इसकी पुस्तक क्या थी? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य को बोला जाता है प्राचीन काल में। ठीक है, और इसके जो पुस्तक थी ये, ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं आधारित थी। किसकी पुस्तक? तो चाणक्य के अर्थशास्त्र की पुस्तक जो थी वो राजनीतिक पे आधारित थी। लेकिन हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे आधुनिक अर्थशास्त्र के बारे में। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक बोलेंगे तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को बोले जाते हैं। और एडम स्मिथ जो है ये ब्रिटेन के रहने वाले होते हैं। ठीक है, ब्रिटेन के ये व्यक्ति होते हैं, इसी ने जो है आधुनिक अर्थशास्त्र का खोज किया था, जनक इसी को बोले जाते हैं। ओके, यहाँ हम यूके लिखे हैं। यूके का मतलब ब्रिटेन होता है, लंदन होता है, इसमें फंसिएगा नहीं। ओके, और एडम स्मिथ की एक पुस्तक है जो फेमस है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो पुस्तक का क्या नाम है? तो वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, एडम स्मिथ की पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। और एडम स्मिथ द्वारा जो ये पुस्तक है ये लिखा गया था कब? तो 1776 में जो है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया था। ओके, अर्थशास्त्र का नामांकन कौन किया था? नाम कौन दिया था? तो वह दिया था अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल जो है अर्थशास्त्र का नामांकन किया था। और अल्फ्रेड मार्शल किस देश के थे? तो ये भी यूके के ही थे।
यूके मतलब ब्रिटेन के ही थे। कौन? तो अल्फ्रेड मार्शल और एडम स्मिथ दोनों थे। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक बोलते हैं और नामांकन कौन किया था? तो अल्फ्रेड मार्शल किए थे। ओके देन आगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। ये किस वैज्ञानिक ने बोला था? तो ये बोला था वही एडम स्मिथ ने ही बोला था। अर्थशास्त्र क्या है? तो धन का विज्ञान है। किसने बोला? तो एडम स्मिथ ही बोला था। आगे बोला है अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है। एक और वैज्ञानिक आए, वो क्या बोले कि अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है। वो कौन बोला था? तो अल्फ्रेड मार्शल बोले थे। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल बोले थे कि अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है और एडम स्मिथ बोले थे अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ओके, तो आपको दोनों याद रखना है। आगे है अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो दिया गया था रगनर फिश को। किसे दिया गया था? रगनर फिश को दिया गया था। एक्चुअली नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है, ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 6 क्षेत्र में। कितना क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में दिया जाता है जाते हैं। तो उसमें जो है लास्ट में जो जोड़ा गया था शब्द, ये अर्थशास्त्र को जोड़ा गया था। और अर्थशास्त्र जिस दिन जोड़ा गया ना, अर्थशास्त्र जिस दिन जोड़ा गया उसी दिन जो है रगनर फिश को नोबेल पुरस्कार इसको दे दिया गया था। ठीक है, और अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार में कब शामिल किया गया था? तो वो किया गया था 1969 में। और 1969 में ही रगनर फिश को इसके योगदान के लिए इसको नोबेल पुरस्कार दे दिया गया था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और रगनर फिश को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। ये चीज़ याद रखिएगा। कब मिला था? तो 1969 में मिला था। क्यों मिला था? तो अर्थशास्त्र में ये जो है ना 2 शब्द जोड़े थे। क्या दिए थे? 2 नाम दिए थे। कौन कौन नाम दिए थे? तो एक दिए थे मैक्रो, माइक्रो। एक कौन दिए थे? एक दिए थे माइक्रो, एक दिए थे मैक्रो। ओके, 2 शब्द दिए थे, एक माइक्रो दूसरा मैक्रो। ओके, माइक्रो और मैक्रो शब्द दिए थे। कौन दिए थे? तो रगनर फिश दिए थे। इसीलिए इसको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। माइक्रो का अर्थ होता है व्यष्टि और मैक्रो का अर्थ होता है समष्टि। ठीक है, ये 2 शब्द जब दिए ना रगनर फिश, तो इसी के क्षेत्र में जो है इसको नोबेल पुरस्कार इसके योगदान के लिए इसको दे दिया। कब दिया? तो 1969 में दिया था। और अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार में शामिल किया गया था 1969 में ही, और 1969 में ही इसको दे दिया। आगे है, आगे एगो वैज्ञानिक है आय रोजगार का सिद्धांत। ठीक है, आय रोजगार का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दिया था जॉन कर्नाड किन्स ने। जॉन कर्नाड किन्स ने क्या दिया था? तो आय रोजगार सिद्धांत दिया था। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जानेंगे प्रमुख पुस्तक एवं उसके लेखक के बारे में जो अर्थशास्त्र से रिलेटिव है वो हम जानेंगे। ठीक है, जिसमें पहला नाम आता है आपका वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है, जनक कौन है? तो उसे बोले जाते हैं एडम स्मिथ को बोले जाते हैं। और इसकी पुस्तक जो है वेल्थ ऑफ नेशन है। ओके, और ये लिखा कब था? 1776 में यह लिखा था, वेल्थ ऑफ नेशन। आगे है दास कैपिटल। दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो वह है कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स है। और कार्ल मार्क्स कब लिखा था यह पुस्तक? तो 1869 में यह पुस्तक लिखा था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो अल्फ्रेड मार्शल है। और अल्फ्रेड मार्शल कब लिखे थे? तो यह लिखे थे 1869 में। कब लिखे थे? 1869 में जो है अल्फ्रेड मार्शल, मतलब अल्फ्रेड मार्शल कब लिखे थे? 1890 में। ओके, कब? 1890 में जो है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक अल्फ्रेड मार्शल को बोले जाते हैं। और ये लिखे कब थे? तो वो 1890 में लिखे थे। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। आगे जो पुस्तक है वह है एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा जो पुस्तक है ये किसका है? तो ये गुरनाल मिंडल के हैं। किसका है? तो गुरनाल मिंडल के हैं एशियन ड्रामा। और ये एशियन ड्रामा लिखा कब था? तो 1968 में एशियन ड्रामा लिखा था। कब लिखा था? तो 1968 में लिखा था। ओके, आगे एक पुस्तक है पुअर इकोनॉमिक्स। पुअर इकोनॉमिक्स के लेखक और जनक किसे बोले जाते हैं? तो अभिजीत बनर्जी को बोले जाते हैं। किसे बोले जाते हैं? अभिजीत बनर्जी को बोले जाते हैं पुअर इकोनॉमिक्स के लेखक। ओके, और ये लिखा कब था? तो वो लिखा था 2011 में, अभिजीत बनर्जी। ओके, आगे है मैन एंड इकोनॉमिक्स। मैन एंड इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो रॉबर्ट मुडेल। रॉबर्ट मुडेल को मैन एंड इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक माने जाते हैं। और ये लिखा कब था? तो 1968 में यह पुस्तक लिखा था। तो आप लोग जो है नोट्स बनाते चलिएगा, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हम जो है लुसेंट को कवर कराने का प्रयास करेंगे। पहले हम इकोनॉमिक्स को ख़त्म कर देंगे, उसके बाद हम साइंस पढ़ाएंगे। ठीक है, वैसे तो हम हिस्ट्री कंप्लीट कर दिए हैं, आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं।
इकोनॉमिक्स को ख़त्म करके हम साइंस स्टार्ट करेंगे। ओके, अब समझते हैं। तो क्या है, मैन एंड इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो रॉबर्ट मुडेल है, और ये लिखे कब थे? तो 1968 में लिखे थे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। तो जैसे कि आपको पता होगा कि दो शब्द दिए थे, कौन? तो रैगनर फ्रिश। कौन दिए थे? दो शब्द दिए थे रैगनर फ्रिश, एक दिया था माइक्रो, एक दिया था मैक्रो। माइक्रो का अर्थ होता है बीएसटी, ठीक है, मैक्रो का अर्थ क्या होता है? बीएसटी होता है। ओके, और बीएसटी को बोलते क्या है? तो कीमत सिद्धांत। क्या बोलते हैं? कीमत सिद्धांत। बीएसटी क्या बोलते हैं? कीमत सिद्धांत। और कीमत सिद्धांत के जनक किसे बोले जाते हैं? वह बोले जाते हैं एडम स्मिथ को। किसे बोले जाते हैं? एडम स्मिथ को बोले जाते हैं। ओके, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। रैगनर फ्रिश ने दो शब्द दिया था, एक दिया था माइक्रो, एक दिया था मैक्रो। एक दिया था माइक्रो, एक दिया था मैक्रो। ओके, माइक्रो का अर्थ होता है, माइक्रो का मतलब होता है हिंदी में बीएसटी, और इसका अर्थ क्या होता है? इसे बोलते क्या है? तो कीमत का सिद्धांत, ठीक है, कीमत का सिद्धांत। और ये कीमत का सिद्धांत दिया कौन था? तो एडम स्मिथ ने दिया था। ओके, एक होता है मैक्रो, जिसे बोलते हैं समष्टि। इसे क्या बोलते हैं? तो आय रोजगार का सिद्धांत। क्या बोलते हैं इसे? तो आय रोजगार का सिद्धांत। और इसके आय रोजगार के सिद्धांत के जनक किसे बोले जाते हैं? तो जॉन कर्नाड किन्स को बोले जाते हैं। जॉन कर्नाड किन्स को बोले जाते हैं। तो आपको ये सब चीज याद रखना। ओके, अब हम जानेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार, ठीक है, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था के प्रकार, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात बोलेंगे तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन प्रकार होते हैं वो हम जानेंगे, ठीक है। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं स्वामित्व। पहला क्या होते हैं? स्वामित्व नियंत्रण के आधार पर जो एक अर्थव्यवस्था होता है वो होता है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वामित्व नियंत्रण के आधार पे, दूसरा होता है विकासशील के आधार पे, और तीसरा होता है वैश्विक संबंधों के आधार पे। क्या क्या देखें, अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वामित्व के आधार पे, स्वामित्व नियंत्रण के आधार पे, दूसरा विकास के आधार पे, तीसरा वैश्विक संबंधों के आधार पे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। स्वामित्व के आधार की बात बोलेंगे तो इसमें 3 चीज आते हैं, 3 अर्थव्यवस्था आते हैं। एक आते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा आते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या क्या बोले? स्वामित्व नियंत्रण के आधार पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये 3 अर्थव्यवस्था आते हैं। ओके, दूसरा आता है विकास के आधार पे, ठीक है। विकास के आधार की बात बोलेंगे तो पहला आता है विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा आता है विकासशील अर्थव्यवस्था, तीसरा आता है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। तो ये 3 चीजें आते हैं, आप याद रखिएगा। और तीसरा आते हैं वैश्विक संबंधों के आधार पे, खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो ये सब चीज भी आपको याद रखना है। तो क्या क्या चीज देखें, फिर से रिकॉल कर देते हैं, वहां पे अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, अर्थव्यवस्था को 3 प्रकार है। कौन कौन है? तो स्वामित्व के आधार पे क्या क्या देखें, तो पहला पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी, तीसरा मिश्रित, ठीक है। क्या क्या देखें? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। अब एक हक करके समझने का प्रयास करेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, मिश्रित क्या होता है, समाजवादी क्या होता है। ओके, समझते हैं ध्यान से। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पहला क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और किसके अधीन आते हैं? तो स्वामित्व नियंत्रण के आधार पे आते हैं। ओके, तो समझते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ ये हो गया कि उत्पादन के चारों उत्पादन के 4 प्रकार है ना, उत्पादन के 4 प्रकार है, जिसमें कि पूंजी लगता है, भूमि लगता है, श्रमिक लगता है, उद्यमी लगता है। ओके, तो उत्पादन के चारों चीज पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो तो वो क्या आते हैं? तो वो आते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, जिसे बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को आप प्राइवेट भी बोल सकते हैं, इसमें प्राइवेट चीज आते हैं। और प्राइवेट जो अर्थव्यवस्था है कुछ देशों में लागू है, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि यूएसए में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। चीन में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। इसमें किसी एक व्यक्ति का पैसा लगता है, किसी एक व्यक्ति का हाथ होता है, किसी एक व्यक्ति मालिक होता है इसका। प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत ये आते हैं। कौन? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और किस किस देश में ये लागू है? तो यूएसए, चीन, ये सब देश में लागू है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक आते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ ये हो गया, इसमें सरकार का हाथ होता है, ठीक है। सरकार, जिसमें सरकार का
हाथ हो, सरकार का अधिकार हो, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। कौन सी? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था सरकार के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था समझने का प्रयास करिएगा। जैसे कि रेलवे, रेलवे में भूमि किसका? सरकार का। उद्यमी कौन है? तो सरकार है। ठीक है, जैसे कि उत्पादन के 4 कारक होते हैं ना, उत्पादन के 4 कारक होते हैं, जैसे कि समझिएगा, पूंजी, उद्यमी, भूमि, श्रमिक आते हैं ना। उत्पादन के 4 कारक आते हैं। कहाँ आते हैं? 4 को कारक आते हैं। एक होते हैं पूंजी, एक होते हैं उद्यमी मतलब मालिक, एक होता है भूमि, एक होता है श्रमिक। इस चारों में अगर कोई एक हट जाएगा तो उत्पादन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जिसमें यही बात बोला गया है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये चारों चीज़ें पर अगर सरकार का अधिकार है तो वो किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि रेलवे बोले ना, तो रेलवे किसका है? सरकार का है। उसमें मजदूर किसका लगता है? सरकार का लगता है। उसमें भूमि किसका है? सरकार का है। पूंजी किसका है? तो सरकार का है। तो ये सब अर्थव्यवस्था जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था के अधीन आते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, अब समझते हैं ध्यान से। एक आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ये हो गया मिला जुला। तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्राइवेट भी आते हैं, गवर्नमेंट भी आते हैं। ठीक है, कहने का अर्थ ये हो गया हमारे भारत में प्राइवेट स्कूल भी है, सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट टीचर भी है, सरकारी टीचर भी है। तो ये सब किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएंगे? तो ये आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखते हैं विकासशील के आधार पे। विकासशील के आधार पे जो अर्थव्यवस्था है उसमें 3 अर्थव्यवस्था आते हैं। पहला आते हैं विकसित, दूसरा विकासशील और तीसरा अविकसित। ओके, विकसित की बात बोलेंगे तो विकसित अर्थव्यवस्था किस देश में है? तो यह है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया में। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया में जो है विकसित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? विकसित अर्थव्यवस्था है। दूसरा है विकासशील। विकासशील अर्थव्यवस्था कहाँ पे है? तो यह इंडिया और पाकिस्तान में विकासशील अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं क्या है? विकासशील अर्थव्यवस्था किस में है? तो इंडिया और पाकिस्तान में विकासशील अर्थव्यवस्था है। ओके, और विकसित अर्थव्यवस्था किस में है? जो कि विकसित नहीं होता हो, तो रवांडा, युगांडा में अविकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ये जो देखें हम विकसित, विकासशील और विकसित, ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो विकासशील के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिसमें कि विकसित, विकासशील और विकसित आते हैं। ओके, विकसित किस में आते हैं? तो यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में विकसित अर्थव्यवस्था है। विकासशील किस में है? तो इंडिया और पाकिस्तान में विकासशील अर्थव्यवस्था है। और विकसित किस में है? तो रवांडा, युगांडा में और विकसित अर्थव्यवस्था है। ओके, आगे देखते हैं वैश्विक संबंध के आधार पे। वैश्विक संबंध के आधार पे 2 तरह के अर्थव्यवस्था आते हैं। ठीक है, एक आते हैं खुली, एक होते हैं बंद। खुली अर्थव्यवस्था किस में है? तो हांगकांग में खुली अर्थव्यवस्था। ओके, बंद अर्थव्यवस्था किसे बोलते हैं? जिसमें कि आयात और निर्यात, ना आयात करे के बाहर भेजेंगे ना बाहर का सामान अंदर आएगा। तो ये जो बंद अर्थव्यवस्था है ये किस देश में है? तो ये जो है बंद अर्थव्यवस्था ये उत्तरी कोरिया में है। कहाँ पे है? उत्तरी कोरिया में बंद अर्थव्यवस्था है। ठीक है, सब चीज़ उगाते हैं और खुद खाते हैं, खुद सब चीज़ करते हैं, किसी से लेन देन के मतलब ही नहीं रखते हैं। तो उत्तरी कोरिया में जो है बंद अर्थव्यवस्था है। याद रखिएगा, बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है आयात और निर्यात दोनों बंद हो, दोनों शून्य हो, ना जाएगा ना आएगा। तो ये सब जो है अर्थव्यवस्था के बारे में हम देखें। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, कोई डाउट अगर रह जाता है तो कमेंट कर दीजिएगा और भी अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। जो है कंटिन्यूटी अगर बना के रखते हैं तो हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। कितने प्रकार के अर्थव्यवस्था हैं, ठीक है, साम्यवादी, पूंजीवादी, सारा इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, इसके पहले जो हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा ताकि आप इस वीडियो से कनेक्ट हो सके। इसमें जो भी बताएंगे आप कनेक्ट हो सके। ठीक है, क्योंकि पहला क्लास में हम काफ़ी कुछ विस्तार से बताए थे। समझते हैं ध्यान से आप। देखिए, अर्थव्यवस्था के जो प्रकार हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वामित्व के आधार पे, विकास के आधार पे और एक वैश्विक स्तर के आधार पे।
वैश्विक स्तर का ये अर्थ ये हो गया किसी देश से नाम जोड़ा जाए, ठीक है, किसी देश विदेश का नाम जोड़ा जाए वैश्विक स्तर के आधार पे, ठीक है, वो देखते हैं। अब देखिए, अब हम पहले जानेंगे स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पे मुझे पढ़ने मिलेगा पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, ठीक है। तो स्वामित्व के आधार पे 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था आते हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, ठीक है। उसके बाद विकास के आधार पे 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था आते हैं, विकसित, विकासशील और अविकसित, ठीक है। किसके आधार पे? तो विकास के आधार पे 3 प्रकार के, विकसित, अविकसित और विकासशील, ठीक है। इस तरह से 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था आते हैं। और वैश्विक स्तर के आधार पे आते हैं खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, 2 प्रकार के आते हैं, ठीक है। तो पहले हम एक एक करके निपटाने का प्रयास करते हैं, फिर हम इधर चलेंगे। ओके, देखते हैं स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पे की बात बोलेंगे तो स्वामित्व के आधार पे हम पहले जानेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते किसको हैं, पहले वो देख लेते हैं। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजारी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाजारी अर्थव्यवस्था भी इसे बोलते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को, ठीक है। अब देखिए, इसमें समझने का प्रयास करिएगा। इस पे जो नियंत्रण होता है ना, पूर्व स्वामित्व का होता है, किसी एक व्यक्ति का इसके ऊपर नियंत्रण होता है, चाहे वो कंपनी किसी एक का हो या फिर कोई मालिक किसी एक का हो, किसी निजी व्यक्ति का इसके ऊपर अधिकार होता है, ठीक है। इसके ऊपर पूर्व नियंत्रण होता है स्वामित्व का, ठीक है, या फिर किसी कंपनी का या फिर किसी व्यक्ति का, जो हम अभी बोले आपको, इसमें निजी नियंत्रण होता है। और इसमें जो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य होता है, जिस भी देश में यह लागू है, इसमें मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इससे मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। इससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि समाज पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, किसी व्यक्ति पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें किसी व्यक्ति के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि बाजार को देखते हुए बाजार में क्या चीज़ लागू करे जो बाजार के लिए सही है, किसी व्यक्ति के लिए सही नहीं है। इसीलिए इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाने के बारे में सोचा जाता है। कह सकते हैं सिर्फ स्वार्थ के बारे में सोचा जाता है। स्वार्थी लोग होते हैं ना, सिर्फ मुझे लाभ ही कमाना है, बाकी लोग मर रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है सिर्फ लाभ कमाना, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ओके, इसको बाजार पे, इसका जो है बाजार पे ध्यान दिया जाता है, बाजार को देखते हुए इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। देखिए, इसे सबसे पहले अपनाया कौन था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है सबसे पहले कौन अपनाया था? तो ये अपनाया था अमेरिका। कौन अपनाया था? अमेरिका अपनाया था सबसे पहले, ठीक है। अब समझते हैं दूसरा क्या है? तो दूसरा आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था को गैर बाजारी अर्थव्यवस्था के नाम से भी आप इसे जान सकते हैं। गैर बाजारी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था को ही बोला जाता है, ठीक है। इसे केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था को ही बोलते हैं। और इसका जो मालिक होता है, इसका मालिक होता है सरकार। इसका मालिक क्या होता है? सरकार होता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है समाजवादी अर्थव्यवस्था का? इसका मुख्य उद्देश्य है समाज कल्याण। समाज कल्याण को देखते हुए ये अर्थव्यवस्था का मुख्य काम है, ठीक है। समझते हैं ध्यान से, मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समाज के लिए कल्याण करना, ठीक है। इसे अपनाने वाला जो पहला देश था, ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला जो देश था, वो पहला देश था USSR, मतलब रूस, ठीक। इसे आप USSR भी बोल सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, या फिर रूस बोल सकते हैं, ठीक है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला जो देश था, वो देश का क्या नाम था? रूस, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या था? तो उस पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता था और वो प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आता था, ठीक है, ये होता था। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या हो गया? तो इसका मालिक एक सरकार होता है और इस समाज कल्याण के लिए यह काम करता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक की बात बोलेंगे तो इसके जनक जो हैं, इसके जनक कार्ल मार्क्स को बोले जाते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कार्ल मार्क्स को बोले जाते हैं। इसे हम साम्यवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साम्यवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। किसे? तो
समाजवादी अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। अभी जो है साम्यवादी अर्थव्यवस्था किस देश में लागू है, तो वह चीन में लागू है। ठीक है, चीन में कैसी लागू है, कैसी व्यवस्था है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू है, साम्यवादी। ठीक है, समाजवादी को ही साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, आप लोग फंसिएगा नहीं। और इसके जनक जो है कार्ल मार्क्स को बोले जाते हैं। ओके, आगे है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे बोलते हैं? मिश्रित का अर्थ हो गया मिला जुला। ठीक है, इसमें सरकारी कंपनी भी काम करते हैं भारत के अंदर और प्राइवेट सेक्टर भी काम करते हैं भारत के अंदर। ठीक है, तो इसे अपनाने वाला जो देश था, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश, तो वह था भारत। कौन था? भारत। आप समझते हैं ध्यान से इसे। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या बोले? सरकारी कंपनी भी आते हैं, प्राइवेट कंपनी भी आते हैं। कहने का अर्थ ये हो गया कि भारत में सरकारी टीचर भी हैं, प्राइवेट टीचर भी हैं, सरकारी स्कूल भी हैं, प्राइवेट स्कूल भी हैं। तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पर मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक, मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक किसे बोले जाते हैं? तो जॉन कर्नाड किन्स। किसे बोले जाते हैं? जॉन कर्नाड किन्स को मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक माने जाते हैं। और इसके जो पहला देश है इसे अपनाने वाला, तो वह है भारत। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। तो पहला देश कौन हो गया? भारत इसे अपनाया है। ओके, मिश्रित अर्थव्यवस्था तभी हो सकता है जब क्या हो सकता है? जब 51% सरकार का कर्मचारी हो, सरकार का हिस्सा हो, तभी जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहला सकता है। कितना परसेंट होना चाहिए? तो 51% कम से कम जो है सरकार का कर्मचारी हो, सरकार का सरकारी स्कूल हो, कम से कम 51% होना चाहिए, तब जाके मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से इसे जान सकते हैं या फिर जाना जा सकता है। तो इसमें कम से कम 51% होना चाहिए। ठीक है, बाकी 49% आप जो है प्राइवेट ले सकते हैं। ओके, तो तभी जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। कितना होना चाहिए? 51% होना चाहिए। अब देखते हैं विकास के आधार पे। विकास के आधार पे देखते हैं, तो विकास के आधार पे यहाँ फोकस करिएगा। विकास के आधार पे क्या क्या देखें हम? विकसित, विकासशील और अविकसित। ठीक है, तो विकास के आधार पे हम जानेंगे पहले विकसित अर्थव्यवस्था के बारे में। विकसित अर्थव्यवस्था जो है वो किस देश में लागू है अभी वर्तमान में? तो विकसित अर्थव्यवस्था जो है ये USA में लागू है, मतलब कि अमेरिका में लागू है। कहाँ पे? अमेरिका में लागू है। किसके आधार पे? विकास के आधार पे। अमेरिका में विकसित अर्थव्यवस्था है, ऑस्ट्रेलिया में विकसित अर्थव्यवस्था है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं विकासशील। विकासशील मतलब विकास होने के कगार पे है। ठीक है, अमेरिका तो विकसित हो गया है, काफ़ी आगे बढ़ चुका है अमेरिका, लेकिन भारत विकासशील के आधार पे, विकास होने के कगार पे है। अभी विकसित हुआ नहीं है, विकास होने के आधार पे है। तो विकासशील अर्थव्यवस्था किस देश में है लागू है? तो भारत में लागू है, पाकिस्तान में लागू है। ये सब में विकासशील अर्थव्यवस्था। एक होता है अल्प विकसित। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहाँ पे है? न विकास हो रहा है न विकसित हो रहा है। तो यह है युगांडा अफ्रीका। युगांडा अफ्रीका, बुरुंडी, ये सब क्या है? अफ्रीका का एक देश है ना, तो युगांडा अफ्रीका ये सब में क्या है? तो अविकसित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ना विकसित हो रहा है ना विकासशील हो रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था समझ में आ गया आप लोग को? ओके, अब देखते हैं हम लोग वैश्विक संबंध के आधार पे। वैश्विक संबंध के आधार का अर्थ ये हो गया कि देश का नाम जुड़ा जाए। ठीक है, देश विदेश के आधार पे। तो वैश्विक संबंध के आधार पे जो है दो प्रकार की अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिलेगा। पहली खुली अर्थव्यवस्था। पहली खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था का अर्थ ये हो गया कि आयात और निर्यात दोनों होता हो। आयात और निर्यात दोनों होता हो। ठीक है, आयात का अर्थ हो गया उत्पादन और निर्यात का अर्थ हो गया बेचना। ठीक है, अगर भारत में कोई चीज़ उगाया जा रहा है तो विदेश में जाके हम बेच सकते हैं। तो आयात और निर्यात वहाँ से आ भी सकता है, यहाँ से जा भी सकता है। तो आयात और निर्यात जब लागू रहे तो इसे बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं? खुली अर्थव्यवस्था। अब बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ ये हो गया जहाँ आयात और निर्यात दोनों बंद हो। आयात और निर्यात दोनों बंद हो। आपको आयात और निर्यात दोनों बंद है तो बंद अर्थव्यवस्था आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो उत्तरी कोरिया में। उत्तरी कोरिया में जो है बंद अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिलेगा। वहाँ का जो लोग है, जैसे कि कोई आलू उगाया तो वो खुद आलू उगाएगा, खुद खाएगा, कहीं बेचेगा नहीं। ठीक है, ना किसी देश से खरीदेगा। तो ये है बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं
अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्र के बारे में जान जाते हैं। अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्र हैं वो देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात बोलेंगे तो पहला क्षेत्र देखते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा देखेंगे। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? जो प्राकृतिक पे डिपेंड हो, जो प्राकृतिक पे डिपेंड हो। प्राकृतिक का अर्थ क्या हो गया? जो जैसे कि धूप, ये क्या है? प्राकृतिक है। बारिश क्या है? प्राकृतिक है। ये सब प्राकृतिक पे डिपेंड हो। जिसमें पहला चीज आता है कृषि। पहला क्या आता है? कृषि। ये क्या है? प्राकृतिक पे डिपेंड है। दूसरा आता है वानिकी, फिर पशुपालन, फिर मत्स्य पालन, फिर खनन, बालू। बालू और क्या है? प्राकृतिक है। बालू कोई बनाता थोड़े ना है, समुद्र में मतलब नदी और में बालू खुद बन जाता है, पहाड़ कट से, नदी द्वारा घर्षण से, ये सब अपरदन से बालू खुद बन जाता है। तो प्राकृतिक पे जो डिपेंड रहे वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ओके, जो प्राकृतिक पे डिपेंड हो, ओके, प्राकृतिक के अंतर्गत ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य, खनन, ये सब क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं ये सब। अब देखते हैं दूसरा, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन आएंगे? विनिर्माण। विनिर्माण के अंतर्गत आएंगे। विनिर्माण मतलब कि बालू क्या है? प्राकृतिक है। तो बालू से हम क्या बना सकते हैं? भवन बना सकते हैं। तो विनिर्माण, कोई भी चीज को दोबारा से उसका चीज उपयोग करके हम कोई नया चीज का आविष्कार कर सकते हैं। मतलब कि पुराने, जैसे कि कोई चीज से नया चीज का आविष्कार हो, उसे बोलते हैं विनिर्माण। ठीक है, जैसे कि भवन। तो भवन क्या है? भवन किसके अंतर्गत आएंगे? तो भवन आएंगे द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। भवन द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, जिसका विनिर्माण हम कर सकते हैं। कपड़ा, कपड़ा डायरेक्टली थोड़े ना बन जाता है, कपड़ा बनाने के लिए प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? तो ये हो गया कपड़ा, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ब्रेड, ब्रेड मतलब क्या है? बिस्किट। बिस्किट जो होता है, बिस्किट खाने वाला, ब्रेड जो होता है, पाव रोटी, ये सब क्या है? विनिर्माण किया गया है इसको। ठीक है, विनिर्माण। तो ये सब ब्रेड, ब्रेड क्या आ गया? दूसरा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। गैस, गैस अचानक से नहीं बन जाता है, गैस बनाना पड़ता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बन जाता है? इलेक्ट्रिसिटी बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि पानी चाहिए, कोयला चाहिए, घर्षण चाहिए, स्पीड चाहिए, मोटर चाहिए, हर एक चीज़ का एक प्रोसेस चाहिए, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी बन सकता है, विनिर्माण कर सकते हैं। ये सब विनिर्माण जो आते हैं ये दूसरा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे कि औद्योगिक, औद्योगिक क्षेत्र, ये सब क्या है? ये सब दूसरा क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत आएंगे। जो प्राकृतिक पे डिपेंड हो, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। जिसका विनिर्माण कर सकते हैं वो दूसरा क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। और तीसरा क्षेत्र जिसे बोलते हैं तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तृतीय क्षेत्र, इसे हम सेवा क्षेत्र बोल सकते हैं। ठीक है, किसी को आप सेवा दे रहे हैं तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? तो ये आएंगे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इसे हम तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र बोल सकते हैं। जैसे कि एजुकेशन, जैसे हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं तो क्या दे रहे हैं? सेवा दे रहे हैं। यूट्यूब मुझे क्या दे रहा है? सेवा दे रहा है। ठीक है, तो एजुकेशन क्या है? तो एजुकेशन तीसरा क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर या फिर चिकित्सा क्या है? चिकित्सा मतलब डॉक्टर जो होते हैं वो सेवा करते हैं, सेवा के बदले हम उसे क्या देते हैं? कुछ पैसे देते हैं। ठीक है, तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? तो ये सब आएंगे तीसरा क्षेत्र के अंतर्गत। परिवहन क्या है? सेवा दे रहा है। कहीं मुझे दिल्ली से मुझे सामान लाना है बिहार, तो क्या परिवहन करके, ट्रक हो गया, गाड़ी हो गया, ये सब क्या है? तीसरा क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि वो सब मुझे सेवा दे रहा है। ठीक है, तो सेवा जिसके अंतर्गत आ गया वो आ गया तीसरा क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, अब जैसे बैंकिंग क्या है? बैंकिंग मुझे सेवा दे रहा है। बैंक के अंतर्गत, बैंक जो ब्रांच खुला है, बैंकर क्या है? तो सेवा दे रहा है। वहाँ जाएंगे तो वहाँ पैसा जमा करेंगे, खाता जमा करेंगे। ठीक है, तो वो सब क्या है? सेवा दे रहा है मुझे। खाता जमा करेंगे, लिख के देंगे, तब मुझे वो पैसा देगा। तो क्या कर रहा है? वो बैठ के सेवा कर रहा है। वो अगर वो सेवा कर रहा है तो उसको पैसा मिलता है सेवा करने के लिए। तो वैसे ही जो है सेवा क्षेत्र भी बोल सकते हैं। तो सेवा के अंतर्गत कहीं ना कहीं जो आता है ना, बैंकिंग, इंश्योरेंस मतलब कि लाइफ इंश्योरेंस जो होता है, LIC, ये सब क्या कर रहा है? सेवा दे रहा है। आपके प्राण को या फिर आपके लाइफ को कुछ खतरा होता है, ऐसा कुछ होता है, तो उसके तरफ से आपको कुछ पैसे दिए जाएंगे, सेवा। तो क्या क्या बोले? तीसरा क्षेत्र के अंतर्गत एजुकेशन, चिकित्सा, सॉफ्टवेयर, परिवहन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब क्या है? ये सब तीसरा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तीसरा क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। आप अगर सेवा याद रखते हैं सेवा क्षेत्र, आप सारा क्वेश्चन लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं बेरोजगारी।
बेरोजगारी किसे बोलते हैं? देखिए, बेरोजगारी एक क्या है? तो बेरोजगारी एक आर्थिक एवं सामाजिक समस्या है देश की। बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी एक आर्थिक और सामाजिक कारण है देश के। अभी तो भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी घूम रहा है कहाँ पे? बिहार में। तो सामाजिक और आर्थिक कारण है ना देश की, ठीक है। और इसका माप कौन करता है कि भारत में कितना % बेरोजगारी है, कौन सी युवा बेरोजगार है, कौन सी युवा रोजगार है? सारा जो है आकलन जो करता है वो करता है NSSO। कौन करता है? NSSO, ठीक है। इसका फुल फॉर्म बोलेंगे तो नेशनल सैम्पलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोले? नेशनल सैम्पलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका गठन जो हुआ था NSSO का, ये हुआ था 1950 में। कब हुआ था? 1950 में इसका गठन हुआ था। और इसका मुख्यालय की बात बोलेंगे तो इसका मुख्यालय जो है NSSO का कहाँ पड़ता है? तो वो पड़ता है नई दिल्ली में। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। अब देखते हैं आगे। बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी तो होते हैं कई प्रकार के, लेकिन हम आपको एग्जाम से रिलेटेड बताने वाले हैं, ठीक है। इसमें आपको 2 प्रकार की बेरोजगारी याद रखना है। एक याद रखना है अनैच्छिक, एक याद रखना है ऐच्छिक, ठीक है। तो बेरोजगारी 2 प्रकार के हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक होता है अनैच्छिक बेरोजगारी, एक होता है ऐच्छिक बेरोजगारी, ठीक है। अनैच्छिक बेरोजगारी का अर्थ ये हो गया, मतलब कि इच्छा होना, इच्छा होना, ये क्या है? अनैच्छिक बेरोजगारी है। और ऐच्छिक बेरोजगारी क्या है? इच्छा ना होना, ठीक है। देखिए, अनैच्छिक बेरोजगारी का अर्थ क्या हो गया कि मेरा मन है काम करने, ऐसे समझिए। अनैच्छिक बेरोजगारी क्या हो गया? मेरा मन है काम करने का लेकिन रोजगार नहीं है। मतलब मेरा मन है काम करने का लेकिन रोजगार नहीं है, तो ये हो गया अनैच्छिक बेरोजगारी, ठीक है। अब ऐच्छिक बेरोजगारी समझिए। ऐच्छिक बेरोजगारी का अर्थ ये हो गया कि इच्छा ना होना, मतलब कि रोजगार है मतलब हम काम करेंगे ही नहीं। मतलब कि ऐच्छिक का मतलब ये समझ लीजिए कि राजा की तरह जिएंगे हम, ठीक है। मतलब कि इच्छा ना होना, रोजगार तो है, रोजगार है लेकिन इच्छा नहीं हो रहा है, मतलब कि राजा की तरह। ऐच्छिक मतलब क्या हो गया? राजा की तरह जिएंगे, रोजगार तो है लेकिन हम काम ही नहीं करेंगे, तो ये हो गया ऐच्छिक बेरोजगारी। और अनैच्छिक बेरोजगारी क्या हो गया कि रोजगार नहीं है और हम काम करना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को ये कंसेप्ट और अच्छा समझ में आ गया होगा। कोई डाउट अगर रह जाता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम और भी अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग को मेरा कंटेंट और कंसेप्ट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो जब भी अपलोड हो यूट्यूब पे तो आप तक पहुंच सके। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। कल के वीडियो में हम देख रहे थे बेरोजगारी के बारे में, ठीक है। आज इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक को हम आगे खींचेंगे। ओके, समझते हैं ध्यान से। देखिए, बेरोजगारी हम देख रहे थे। बेरोजगारी जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इस तरह से समझने का प्रयास करिएगा। एक आपको देखने मिलेगा अनैच्छिक और दूसरा देखने को मिलेगा ऐच्छिक, ठीक है। अनैच्छिक और ऐच्छिक हम कल के वीडियो में बता दिए थे, आज भी थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं ताकि आपके माइंड में ये रिकॉल होके सेट हो जाए, ठीक है। समझते हैं। देखिए, अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होता है? इसमें क्या होता है? इच्छा होना, ठीक है। अनैच्छिक मतलब क्या होगा? इच्छा होना। कहने का अर्थ ये हो गया कि काम तो है, हम क्या बोले थे कि काम का ना होना, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि इच्छा तो है, काम करने की इच्छा है मुझे, ठीक है, लेकिन काम का उपलब्ध नहीं होने के कारण जो है हम काम कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे बेरोजगारी को जो है अनैच्छिक बेरोजगारी की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। क्या बोले? काम नहीं है, काम होगा तभी तो करेगा लोग, तो काम नहीं है लेकिन काम करने की इच्छा मेरे मन में है कि हम काम करेंगे, 300 रुपये कमाएंगे, 500 रुपये कमाएंगे या 700 रुपये कमाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या है? काम का ना होना लेकिन इच्छा का होना, ऐसे बेरोजगारी को बोलते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होता है? इच्छा का ना होना, हम राजा की तरह जिएंगे, ठीक है। कहने का अर्थ ये हो गया इच्छा का ना होना। बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन आप करें तो आप करना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे बेरोजगारी को क्या बोलते हैं? ऐच्छिक बेरोजगारी, ठीक है। क्या बोले? इच्छा का ना होना, मतलब कि रोजगार होने पर भी काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, ठीक है। तो ऐसे बेरोजगारी को बोलते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी, ठीक है। ये हम कल के वीडियो में बता दिए थे। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए, अब अनैच्छिक बेरोजगारी में
आप देखेंगे कि ये जो बेरोजगारी पाई जाती है ये ग्रामीण इलाकों में भी पाई जाती है, ग्रामीण इलाकों में भी आपको देखने को मिलेगा, शहरी इलाकों में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम ग्रामीण इलाकों की बात करते हैं। ठीक है, ग्रामीण इलाकों में, ठीक है, समझते हैं। ग्रामीण इलाकों में भी कई तरह के बेरोजगारी होते हैं, जैसे कि फेमस है परछन्न बेरोजगारी। परछन्न बेरोजगारी मतलब छिपी बेरोजगारी, परछन्न बोले या छिपी बोले दोनों एक ही है। परछन्न बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी या फिर अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य का मतलब क्या हो गया, नहीं दिखने वाला बेरोजगारी। ठीक है, तो ये आपको ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलेगा और ज्यादातर कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो समझते हैं ध्यान से। तो परछन्न बेरोजगारी या फिर अदृश्य बेरोजगारी या फिर छिपी बेरोजगारी तीनों एक ही है, इसमें फंसिएगा नहीं। अब समझते हैं ध्यान से। इसमें क्या होता है, इसमें मजदूर की सीमांत उपलब्धता होती है शून्य। मजदूर की जो है सीमांत उपलब्धता शून्य होती है, उसको उस मजदूर को काम करने का पेमेंट नहीं मिलता है, मिलता है मालिक को। समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि देखिए, मान ली ये खेत है, एक कट्ठा मान ले ये खेत है। ठीक है, एक कट्ठा खेत है। ठीक है, किसी का फादर उस खेत में काम कर रहा है, उसका मालिक उसका फादर है, पापा है। ठीक है, और वो पापा क्या नाम है, तो मान लीजिए रामलाल है। रामलाल के 4 बेटे हैं, रामलाल के 4 बेटे हैं। तो रामलाल जो है ये खेत में काम कर रहा था, ठीक है, और खेत में काम करते करते इसका रामलाल का मन हुआ कि थोड़ा सा टहल लेते हैं। और इसका बेटा जो है, 4 गो बेटा इसका था और 4 गो बेटा जो है वो खेत से गुजर रहा था। ठीक है, तो 4 गो बेटा को बोला कि बेटा थोड़ा सा तुम गेहूं काट दो, थोड़ा सा तुम धान काट दो, ऐसे ही काम करने के लिए उसको लगा दिया। ठीक है, लेकिन क्या उस बेटे को उसका मजदूरी मिलेगा? उसका मजदूरी तो नहीं मिलेगा। ठीक है, मजदूरी किसको मिलेगा? रामपाल को मिलेगा, रामलाल को मिलेगा, जो फसल कटवाया। ठीक है, क्योंकि फसल इसका 4 बेटा फसल काट के इसके पास दे दिया। अब ये जाएगा मार्केट, कहाँ जाएगा, मान ली गेहूं का फसल था, ये जाएगा मार्केट और गेहूं का फसल था, ये गेहूं जो है मार्केट में आके जाके ये बेच दिया। गेहूं जाके मार्केट में बेच दिया। जब इसको गेहूं जब बेच दिया तो गेहूं और का जो पैसा है वो किसके पास जाएगा? वो तो इसका मजदूरी किसको मिला? रामलाल को मिला, इसके मालिक को मिला, लेकिन इसके 4 बेटा को तो नहीं मिला। ठीक है, तो ऐसे बेरोजगारी को बोलते हैं हम लोग अदृश्य बेरोजगारी, परछन्न बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी। ये कृषि के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं आगे। अब देखिए, अब ग्रामीण इलाकों में एक और बेरोजगारी आपको देखने को मिलेगा, मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, ग्रामीण इलाकों में 2 तरह के बेरोजगारी देखने को मिलता है। एक मिलता है अदृश्य, परछन्न, ये सब एक ही बेरोजगारी है, और एक है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी भी आपको देखने को मिलेगा ग्रामीण इलाकों में। ठीक है, अब देखिए, समझिए ध्यान से। ग्रामीण इलाकों में मौसमी बेरोजगारी कैसी होती है? जैसे कि ये मौसम के आने पे ही डिपेंड करता है कि इसको रोजगार मिलेगा कि इसको रोजगार नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे कि हम रहते हैं ग्रामीण इलाका में, मेरा डीजे का दुकान है, मेरा कार्ड छापने का दुकान है, ठीक है, इस सब का दुकान है। तो अब ये बताइए, लोग अपने द्वार पे रोज डीजे बजाएगा? रोज डीजे तो नहीं बजाएगा। डीजे तो तभी ना बजाएगा जब उसके घर में शादी हो, कोई फंक्शन हो। तो शादी और फंक्शन तो रोज नहीं होता है, इसका तो सीजन चलता है। कोई कार्ड छाप रहा है तो उसके पास कार्ड छपवाने के लिए बिना मतलब का लोग जाएगा नहीं, उसका सीजन होता है ना, शादी ब्याह होता है तब जाके कार्ड छपवाता है। ठीक है, जब ये सब त्योहार में बहुत सारे लोग को काम करने का अवसर मिलता है, रोजगार मिलता है। लेकिन त्योहार रोज तो नहीं आता है, मौसम के हिसाब से आता है। अभी हाल फिलहाल में दुर्गा माँ का जो दुर्गा पूजा था उसमें बहुत सारे लोग कुछ कमाए होंगे। ठीक है, तो मौसम के हिसाब से वो कमाया। तो ऐसे बेरोजगारी को क्या बोलेंगे? मौसमी बेरोजगारी, जो मौसम के हिसाब से मिलता है उसको। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोग को अदृश्य बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी देखते हैं। ठीक है, देखिए, शहरी क्षेत्र में ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब अनैच्छिक बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये इस चीज याद रखिएगा।
अब देखिए शहरी क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में आपको दो प्रकार के बेरोजगारी देखने को मिलेगा। एक देखने को मिलेगा शिक्षित, एक देखने को मिलेगा औद्योगिक। ठीक है, एक शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिलेगा बेरोजगारी, एक औद्योगिक क्षेत्र में देखने को मिलेगा बेरोजगारी। ठीक है, अब देखिए शहरी क्षेत्र में शिक्षित लोग हैं, शहरी क्षेत्र में क्या है, शिक्षित लोग हैं, लेकिन क्या उसे शिक्षा के हिसाब से रोजगार मिल रहा है? शिक्षा के हिसाब से रोजगार तो नहीं मिल रहा है। कोई मान ले वो पीएचडी कर लिया है, पीएचडी कर लिया है, ठीक है, मान ले पीएचडी कर लिया है वो, ठीक है, लेकिन उसको जॉब क्या चीज का मिला? उसको जॉब मिला 10वीं क्लास तक का, पीएचडी के हिसाब से उसको जॉब नहीं मिला। ठीक है, तो वैसे बेरोजगारी को क्या बोलते हैं? शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, आपके जितना आपके पास टैलेंट है उसके हिसाब से आपको रोजगार नहीं दिया गया, तो ऐसे बेरोजगारी को बोलते हैं शिक्षित बेरोजगारी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं औद्योगिक सेक्टर में जो बेरोजगारी होता है वो देख लेते हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्र में दो प्रकार के बेरोजगारी होते हैं, एक शिक्षित, एक औद्योगिक। शिक्षित तो समझ में आ गया होगा, औद्योगिक देखते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए यह ना हमेशा अल्प विकसित देशों में देखने को मिलता है, अल्प विकसित देशों में देखने को मिलता है। कैसे, तो समझते हैं ध्यान से। जैसे कि मान ले कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में 100 मजदूर काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 100 मजदूर काम कर रहे हैं। तो 100 मजदूर को रोजगार तो मिला, लेकिन अचानक से क्या हो गया, फैक्ट्री में आग लग गया, फैक्ट्री बंद हो गया। ठीक है, तो मजदूर 100 जो मजदूर थे वो 100 मजदूर कहाँ जाएंगे? पहले रोजगार था इसके पास जब ये फैक्ट्री खुला हुआ था, लेकिन ये फैक्ट्री हो गया बंद, आग लग गया फैक्ट्री में, तो 100 मजदूर तो बेरोजगार हो गए। तो ऐसे बेरोजगारी को बोलते हैं औद्योगिक बेरोजगारी। औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ऐसे बेरोजगारी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होता है वो देख लेते हैं। ये जो है ज्यादातर आपको भारत में देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा संरचनात्मक बेरोजगारी जो है भारत में देखने को मिलेगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, किसी भी कार्य में मशीनों के आ जाने से मजदूर को हटा देना। ठीक है, जैसे कि भारत में बेरोजगारी दर तो देखिए रहे हैं, बहुत ज्यादा बेरोजगारी दर आ गया है। तो जैसे कि किसी भी कार्य में मशीनों का आ जाने से बेरोजगारी दर क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे कि गेहूं काटने के लिए 100 मजदूर लगाए हम खेत में, लेकिन अब मशीन ऐसा आ गया है कि 100 मजदूर का काम कोई एक मशीन कर रहा है। ठीक है, तो 100 मजदूर जो है वो तो बेरोजगार हो गया, ना। तो मशीनों के आ जाने से मजदूर का बेरोजगार हो जाना, ऐसे बेरोजगारी को बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी, जो आपको भारत में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। ठीक है, तो मशीनों का आ जाने से, ओके, क्योंकि मशीन कम समय में ज्यादा काम कर देते हैं। ओके, तो संरचनात्मक बेरोजगारी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी जो है ये विकसित देशों में देखने को मिलेगा। विकसित देशों में कौन कौन आते हैं? यूएसए आते हैं, ऑस्ट्रेलिया आते हैं। ठीक है, ये सब विकसित देशों के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ जो देखने को मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि घर्षणात्मक बेरोजगारी किस देश में देखने को मिलता है, तो आप बोल सकते हैं यूएसए। जो विकसित देश हो, विकसित देश में कौन आते हैं? यूएसए आते हैं, अमेरिका आते हैं, ऑस्ट्रेलिया आते हैं। ठीक है, अब देखिए घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होता है समझते हैं। जब एक जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब पाने के बीच के समय को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, किताबी भाषा समझ में नहीं आया, अब मेरा भाषा समझिए, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ओके, मतलब कि कोई कंपनी मान ले ए है, दो कंपनी है, एक ए कंपनी है, एक बी कंपनी है। ठीक है, तो ए कंपनी में जब हम काम कर रहे थे, ठीक है, जब हम काम कर रहे थे एक कंपनी में, तो मुझे 1 लाख मान ले सैलरी दिया जा रहा था, 1 लाख सैलरी देता था। ठीक है, लेकिन मुझे ऑफर मिल गया कि बी वाला कंपनी जो था वो बोला कि आप मेरे पास आइए, हम आपको 2 लाख सैलरी देंगे। मेरा काम उसको पसंद आ गया होगा, बोला कि हम आपको 2 लाख सैलरी देंगे, आप एक कंपनी को छोड़ के मेरे पास आइए। ठीक है, तो कंपनी में क्या होता है, कुछ दिन पहले ही जो है ना, मतलब
एप्लीकेशन देना पड़ता है, ठीक है, कि अब हम काम छोड़ रहे हैं। तो उसमें जो बीच का जो समय लगेगा ना, बीच का जो समय लगेगा, बीच का समय, कंपनी ए काम को छोड़ के बी काम में हम जाने वाले हैं, तो उसमें बीच का जो समय लगेगा ना, ये बीच के समय को क्या बोलेंगे? घर्षणात्मक बेरोजगारी बोलेंगे। क्योंकि कंपनी ए काम हम छोड़े तो डायरेक्ट बी में काम मुझे थोड़ी मिलेगा, कुछ टाइम मिलेगा। अच्छा ठीक है, हम आपको 1 महीना का टाइम देते हैं, आप उसे छोड़ के आइए। तो ए कंपनी को पहले वो छोड़ देगा, 1 महीना वो बैठा रहेगा, तो उसके बीच के टाइम को हम बोला जाता है घर्षणात्मक बेरोजगारी, जो कि विकसित देशों में देखने को मिलता है। ओके देन, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, आप समझते हैं ध्यान से। भारत में बेरोजगारी की माप के लिए कुछ समिति हैं, भारत में बेरोजगारी की माफ के लिए कुछ समिति है। और समिति कौन सी है? तो समिति का नाम है भगवती समिति। ठीक है, भगवती समिति किसके लिए है? तो बेरोजगारी की माप के लिए भगवती समिति लाया गया था। और यह आया कब था? तो 1973 में आया था। ओके देन, आगे देखते हैं। बेरोजगारी का संबंध अगर पूछ लिया किससे है, तो फिलिप वक्र से है। फिलिप वक्र से संबंधित है। बेरोजगारी का संबंध किससे है? तो फिलिप वक्र से संबंधित है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो फिलिप वक्र से संबंधित किससे है? तो बेरोजगारी से है। और बेरोजगारी की माप के लिए समिति जो आया था वो भागवती समिति आया था। ये चीज भी आपको याद रखना है। ओके देन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग आगे। ओके, अब देखते हैं, समझते हैं आगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, एक चीज याद रखिएगा। देखिए, जब भारत में बेरोजगारी बढ़ती है, जब भारत में बेरोजगारी बढ़ती है तो महंगाई कम होती है। क्या होती है? मतलब मुद्रास्फीति क्या होती है? कम होती है। जब बेरोजगार रहेगा लोग तो सामान खरीदेगा ही नहीं, तो सामान तो वही रहेगा। वैसे जैसे कि सेब दे रहा है 100 रुपये केजी। अब मेरा इनकम है ये नहीं 100 रुपये हम दे के सेब खरीदे, पैसा ही नहीं है मेरे पास। तो वो 100 रुपये जो केजी दे रहा है सेब, उस कैसे बेचेगा? कैसे बेचेगा? उसके पास लोग जाएगा ही नहीं ज़्यादा से ज़्यादा, तो महंगाई तो कम ही ना होगा। ठीक है, तो अगर भारत में क्या होता है, भारत में बेरोजगारी बढ़ती है तो महंगाई कम होती है। इस तरह से इसके हिसाब मतलब मुद्रास्फीति कम होती है। एक चीज याद रखिएगा। ओके, अब देखिए, बेरोजगार मतलब बेरोजगार अगर कम होगा, बेरोजगार बढ़ेगा तो महंगाई कम, बेरोजगार बढ़ेगा तो महंगाई कम। अब बेरोजगार कम होगा तो महंगाई ज्यादा होगा। ठीक है, बेरोजगार कम होगा तो महंगाई ज्यादा होगा। ठीक है, सीधी भाषा में बोलिएगा रोजगार मान ले ज्यादा है, रोजगार ज्यादा है तो महंगाई कम। ठीक है, और रोजगार कम है मतलब बेरोजगार जो है, बेरोजगार अगर कम है, बेरोजगार क्या है? बेरोजगार कम है मतलब रोजगार बहुत है लोग के पास। ठीक है, मतलब बेरोजगार जो है वो कम है भारत में, तो महंगाई जो है क्या होगा? ऊपर जाएगा। मुद्रास्फीति क्या होगा? ऊपर जाएगा। इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टैग्फ्लेशन। ठीक है, स्टैग्फ्लेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं हम लोग निर्धनता के बारे में। निर्धनता मतलब गरीबी क्या होता है वो समझिए। देखिए, गरीबी क्या होता है? गरीबी एक सामाजिक समस्या है। गरीबी क्या है? एक सामाजिक समस्या है। ठीक है, जो कि लोगों की जरूरतें पूरा नहीं हो पाती है। ठीक है, जैसे कि लोगों की आवश्यकताएं की पूर्ति नहीं हो पाती है, ऐसे चीज को क्या बोलते हैं? गरीबी बोलते हैं। जैसे कि आवश्यकता में क्या क्या चीज हो गया? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य। क्या बोले? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य। ठीक है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य की पूर्ति नहीं हो पाती है तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लोगों को, ठीक है, क्या कहा जाता है? गरीबी के अंतर्गत रखा जाता है। वो गरीब है। ठीक है, जिसके पास रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा ग्रहण करने की का साधन नहीं है। ठीक है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही है, उसके पास नहीं है ये सब चीज, तो सब किसके अंतर्गत आएंगे? गरीबी के अंतर्गत आएंगे। ओके, अब समझते हैं ध्यान से। निर्धनता आपको 2 तरह को देखने को मिलेगा। एक मिलेगा आपको सापेक्ष, एक देखने को मिलेगा आपको निरपेक्ष। सापेक्ष क्या होता है वो समझ लीजिए। निर्धनता क्या बोले? निर्धनता 2 प्रकार को देखने को मिलेगा। मतलब निर्धनता की जो माप है वो 2 तरह के मापा गया है। ठीक है, निर्धनता की माप 2 तरह के मापे गए हैं।
पहला पहला क्या है? सापेक्ष, और दूसरा क्या है? निरपेक्ष। सापेक्ष क्या है वो समझ लेते हैं। यह एक तुलनात्मक अध्ययन है। क्या है? यह एक तुलनात्मक अध्ययन है, मतलब कि लोग जो है एक दूसरे से तुलना कर रहा है। आप ही बताइए कि मेरे पास 100 रुपया है, आपके पास 200 रुपया है, तो आपके तुलना में मेरे पास 100 रुपया है, तो हम आपसे गरीब हुए ना। तो वही तुलनात्मक अध्ययन जिसमें किया जाता है वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं सापेक्ष निर्धनता के अंतर्गत। जैसे कि ए के पास 100 रुपया है, बी के पास मतलब ए के पास 200 रुपया है और बी के पास 100 रुपया है, तो गरीब कौन हुआ? गरीब तो बी हुआ। गरीब कौन हुआ? बी हुआ, क्योंकि बी के पास 100 रुपया है और ए के पास 200 रुपया है। तो ऐसी निर्धनता को क्या बोलते हैं? सापेक्ष निर्धनता बोलते हैं। तुलना किया जाता है, एक दूसरे से तुलना किया जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि भारत मतलब सापेक्ष निर्धनता में गरीबी को नहीं दर्शाता है, तुलनात्मक को दर्शाता है। जैसे कि ए के पास 200 रुपया है, बी के पास 100 रुपया है, तो ये दोनों में गरीब कौन हुआ? बी हुआ गरीब। लेकिन इसमें एक लॉजिक है, समझिएगा। बी की जो है, बी के 100 रुपया में भी सब कुछ पूर्ति हो जाता है, आटा चावल दाल सब कुछ हो जाता है, लेकिन वो अगर वो कंपैरिजन कर रहा है, मतलब कि तुलना कर रहा है, तब उसके तुलना में ये गरीब हो जाता है। बस ये होता है। ओके, अब देखिए, यह जो है विकसित देशों में देखने को मिलती है, ठीक है, मतलब कि बड़ा बड़ा शहर में देखने को मिलता है, बड़ा बड़ा शहर में ये सब देखने को मिलता है निर्धनता। जैसे कि यूएसए में, यूएसए क्या है? विकसित देश है। ओके, अब समझते हैं ध्यान से। सापेक्ष निर्धनता निकालने की 2 विधि है। सापेक्ष निर्धनता निकालने के लिए 2 विधि का इस्तेमाल किया जाता है। पहला क्या है? लॉरेंज वर्क। लॉरेंज वर्क का संबंध किससे है? तो निर्धनता से है, ये चीज याद रखिएगा। ये कब आया था? तो 1905 में आया था। ओके, लॉरेंज वर्क का संबंध किससे है? तो निर्धनता से है, ये चीज याद रखिएगा। ये जो है 1905 में आया था। ओके, दूसरा क्या है? गिनी के गुणांक। गिनी के गुणांक का संबंध भी निर्धनता से ही है, ठीक है। इसका ये कब आया था? तो 1912 में आया था, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो सापेक्ष निर्धनता निकालने की 2 विधि कौन कौन है? तो लॉरेंज वर्क और गिनी गुणांक। लॉरेंज वर्क कब आया? 1905 में। गिनी गुणांक कब आया? तो 1912 में आया था। ओके देन, आगे अब देखिए, अब एक होता है निरपेक्ष निर्धनता। हम क्या देखें? हम सापेक्ष देखें ना, अब निरपेक्ष देखते हैं। ये कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये आपको देखने मिलेगा विकासशील देशों में। विकासशील देशों में ये चीज देखने को मिलेगा। जैसे कि विकासशील देशों में कौन आता है? भारत, ठीक है। और ये क्या होता है? यह विधि आय की असमानता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? निरपेक्ष निर्धनता किसको दर्शाता है? विधि आय के असमानता को दर्शाता है। ओके, तो इस टॉपिक को हम यहीं तक रखते हैं। कल के वीडियो में हम इससे आगे खींचेंगे। आप लोग रिवीजन करते रहिएगा पीछे वाला वीडियो, तो आप लोग जो है कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर जो है ना, अब इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन गिर रहा है, तो लुसेंट का इकोनॉमिक्स पकड़ के हम अच्छे से खत्म कर देंगे। उसके बाद हम साइंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग को मेरा कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम में आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित हो, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो निर्धनता है, ठीक है। हम निर्धनता के बारे में जान रहे थे, जिसे बोलते हैं गरीबी। इसे आज आगे खींचने का प्रयास करते हैं, ठीक है। समझते हैं ध्यान से। देखिए, निर्धनता का जो मापन किया गया था, ये 2 प्रकार से किया गया था। एक किया गया था तुलनात्मक अध्ययन के आधार पे, जिसे बोलते हैं सापेक्ष निर्धनता, ठीक है। और दूसरा था निरपेक्ष निर्धनता, ठीक है। इसमें व्यक्तिपूर्वक निर्धन किया जाता था, व्यक्तिपूर्वक मापन किया जाता था। जैसे कि सापेक्ष निर्धनता की बात बोलेंगे तो इसमें ना तुलना किया जाता है, ठीक है। तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, क्या है? कोई व्यक्ति ए है, ए के पास कितना है? 100 रुपया है, बी के पास कितना है? 200 रुपया है, ठीक है। तो देखिए, ए की भी पूर्ति हो रही है, बी की भी पूर्ति हो रही है, लेकिन ए को लग रहा है कि बी से हम गरीब हैं। क्या है? गरीब हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं तुलनात्मक अध्ययन। मतलब कि पूर्ति दोनों का हो रहा है, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है, तुलना करके अध्ययन किया जा रहा है कि हम आपसे गरीब हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। आगे निरपेक्ष निर्धनता, इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है यह एक व्यक्तिपूर्वक अध्ययन है, ठीक है। इसमें जीवन की आवश्यकताएं की पूर्ति ना होने पर निरपेक्ष निर्धनता कहलाता है।
ठीक है। और निरपेक्ष निर्धनता के बारे में हम लोग आज जानेंगे, जिसमें कि कई तरह के इसमें नापे जाते हैं। कैलोरी के आधार पर भी नापे जाते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर नापे जाते हैं, उपभोग व्यय के आधार पर नापे जाते हैं, ठीक है। तो इसे हम देखने का प्रयास करेंगे और समझते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ से समझिएगा निरपेक्ष निर्धनता, ठीक है। निरपेक्ष निर्धनता जो होती है ये विकासशील देशों में आपको देखने को मिलेगा। विकासशील देशों की बात बोलेंगे तो भारत कैसा है, तो भारत विकासशील देश है, ठीक है। भारत कैसा है, तो भारत विकासशील देश है। अब देखिए, निरपेक्ष निर्धनता को दो तरह से ऐसे मापा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि एक आते हैं लॉरेंज वक्र, एक आते हैं गिनी गुणांक। क्या बोले, एक लॉरेंज वक्र, एक गिनी गुणांक, ठीक है। ये क्या है, तो आय की असमानता को दर्शाता है। कौन, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक क्या करता है, आय की असमानता को दर्शाता है। ओके, अब समझिएगा यहाँ पे निरपेक्ष निर्धनता के लिए सीमित, निरपेक्ष निर्धनता के लिए जो सीमित है समिति जो बनाई गई थी, ठीक है। ये कुछ समिति है वो देख लेते हैं। निरपेक्ष निर्धनता के लिए क्या बनाई गई थी, समिति बनाई गई थी। वो समिति कौन कौन सी है तो वो देख लेते हैं। एक आया था रथ-दांडेकर समिति। रथ-दांडेकर समिति ये कब आया था, तो ये आया था 1971 में, ठीक है। ये क्या किया, ये जो गरीबी नापा, ये गरीबी किसके आधार पर नापा, कैलोरी के आधार पर गरीबी नापा, ठीक है। यह क्या किया, रथ-दांडेकर जो आया था ये क्या किया, ये आधार जो मापा कि आप कैसे गरीब हैं, ये आधार जो नापा, ये आधार नापा कैलोरी के आधार पे। कैसे, कैलोरी के आधार पे आधार मापा, ठीक है। आप समझने का प्रयास करिएगा यहाँ पे। इसने माना कि, इसने क्या माना, रथ-दांडेकर समिति क्या माना कि प्रत्येक व्यक्ति को 2250 कैलोरी प्रतिदिन नहीं मिल पा रही है, ठीक है। 2250 कैलोरी प्रतिदिन अगर नहीं मिल पा रही है तो वो किसके अंतर्गत आएंगे, वो गरीब के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। ये किसका कहना था, ये कहना था रथ-दांडेकर समिति का ये कहना था। ओके, आप लोग मेरा अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा ताकि इस वीडियो से आप कनेक्ट हो सके। ओके, आगे देखते हैं। रथ-दांडेकर समिति की सहायता के लिए जो है एक और समिति आया था, ठीक है। वाई के अलग समिति, किसकी सहायता के लिए, रथ-दांडेकर की सहायता के लिए, ठीक है। और वाई के अलग समिति जो आए थे ये 1977 में आए थे, ठीक है। किसके लिए, तो इसके जांच के लिए, ठीक है। रथ-दांडेकर समिति की जांच के लिए ये कैसा ये काम कर रहा है, ठीक है। इसके जांच के लिए वाई के अलग समिति आया था। ये भी बेरोजगारी, ये भी जो है निर्धनता से ही संबंधित है। निर्धनता बोले तो गरीब से ये भी संबंधित है। ओके, और ये जो वाई के अलग समिति आया था किसकी जांच के लिए आया था, तो रथ-दांडेकर समिति की जांच के आया था, मतलब ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। वाई के अलग समिति जो है ये भी कैलोरी को ही आधार माना, ठीक है। ये कैलोरी के आधार पे ही ये गरीबी का निर्धारण किया, ठीक है, कि किसको कितना कैलोरी मिल रहा है। जैसे कि वाई के अलग समिति के आधार पे बोला गया कि गांव के लोगों को 2400 अगर कैलोरी प्रतिदिन नहीं मिल रहा है, 2400 कैलोरी प्रतिदिन नहीं मिल रहा है तो वो क्या है, वो गरीब है। क्या है, वो गरीब है। और शहर में क्या निर्धारित किया गया कि शहर के लोगों को 2100 कैलोरी अगर नहीं मिल पा रही है तो वो क्या है, वो भी एक गरीब है, ठीक है। प्रतिदिन जो है गांव के लोगों, क्योंकि गांव के लोग को ज्यादा कैलोरी चाहिए, क्योंकि गांव के लोग ना क्या करते हैं, कठोर काम करते हैं, पहाड़ तोड़ते हैं, खेत जोतते हैं, तो उसका कैलोरी ज्यादा चाहिए ना। तो गांव के लोगों के लिए जो ये कैलोरी रखा, कौन, तो वाई के अलग समिति जो गांव के लोगों को जो कैलोरी रखा कि बोला कि गांव के लोगों को अगर 2400 कैलोरी नहीं मिल पा रही है तो गरीब है, ठीक है। अगर प्रतिदिन उसे नहीं मिल पा रही है, और शहर के लोगों को अगर 2100 कैलोरी नहीं मिल पा रही है तो वो गरीब है। ये किसका कहना था, वाई के अलग समिति का कहना था। और ये भी जो है कैलोरी के आधार पे ही ये निर्धारण किया था गरीबी का। ओके, आगे देखते हैं। आगे जो एक प्लान आया था, छठी पंचवर्षीय योजना जो है ये 5 ईयर प्लान लेके आया था। इसमें क्या बोला गया था, इसमें बोला गया था, इसमें भी जो है कैलोरी के आधार पे ही माना, इसमें जो है गरीबी का निर्धारण कैलोरी के आधार पे ही माना। जब छठी पंचवर्षीय योजना में 5 ईयर प्लान आया था तो इसमें क्या माना, देखिए ये सभी निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत आते हैं, ये चीज याद रखिएगा।
कौन? ये सब जो देख रहे हैं सभी निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत आते हैं। ओके, अब देखिए एक आया था समिति लक्कड़वाला समिति। इसका गठन कब किया गया था? 1989 में। लक्कड़वाला समिति का गठन कब किया गया था? 1989 में इसका गठन किया गया था। और यह जो है गरीबी को जो मापा, गरीबी को किसके आधार पे मापा? तो ये भी जो है ये क्या नापा? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पे जो है गरीबी को मापा था। किसके आधार पे? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे गरीबी को मापा था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, पूछेगा क्या इस तरीका से कि लक्कड़वाला जो समिति आया था, ये पहली बात ये आया कब था? तो 1989 में आया था, बाद में इसे समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और लक्कड़वाला समिति जो आया था ये गरीबी को किसके आधार पे मापा? तो आप बोलिएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पे मापा था, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए उसके बाद आया था सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति कब आया था? तो 2008 में आया था, 8 और 9 में आया था, ठीक है। कौन? तो सुरेश तेंदुलकर समिति आया था। ओके, अब देखिए ये जो गरीबी को नापा था, ये गरीबी को नापा था उपभोग मूल्य व्यय के आधार पे, उपभोग मूल्य व्यय के आधार पे ये गरीबी को मापा था। इसका कहना क्या था? सुरेश तेंदुलकर समिति का कहना क्या था कि गांव के लोगों के, गांव का लोग जो है अगर 816 रुपया प्रति माह, मतलब एक महीना में अगर 816 रुपया खर्च नहीं करता है या फिर उसका इनकम नहीं है 816 रुपया, तो वो क्या है? तो वो क्या है? तो वो गरीब के अंतर्गत आएगा, ठीक है। 816 रुपये का खर्च नहीं करता है तो गरीब के अंतर्गत आएगा। अब प्रतिदिन पूछ लिया तो कितना हो जाएगा? 27 रुपये। ऐसे 30 से भाग देंगे 816 को तो 27 रुपये समथिंग पड़ेगा, ठीक है। अगर खर्चा नहीं कर पा रहा है, मतलब कि प्रतिदिन, अगर प्रतिदिन बोलेगा तो 27 रुपये और प्रति माह बोलेगा तो 816 रुपये, अगर उसका इनकम नहीं है तो क्या है? वो गरीब है। ओके, ये किसका कहना था? तो सुरेश तेंदुलकर समिति का कहना था। और ऐसे ही पूछ सकता है कि समिति में कि सुरेश तेंदुलकर समिति किससे है? तो गरीबी के निर्धारण करने के लिए समिति आया था, ठीक है। अब देखिए शहर में क्या बोला गया? शहर के लोग अगर 1000 रुपये प्रति माह नहीं कमा रहे हैं या फिर नहीं उसका इनकम है तो वो भी गरीब के अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है। 1000 रुपये प्रति माह, लेकिन प्रतिदिन अगर बोल दिया आपसे तो 33 रुपये प्रतिदिन, ठीक है। इसी भी 30 से अगर भाग देते हैं, 30 से अगर भाग देते हैं तो 33 रुपया समथिंग प्रतिदिन आएगा, ठीक है। तो ये सब जो बात बोला था सुरेश तेंदुलकर समिति के आधार पे ये सब बात बोला गया था। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे है 2012 और 13 में जो है रंगराजन समिति आया था। क्या आया था? 2012-13 में रंगराजन समिति आया था। यह जो है गरीबी को कैसे नापा था? तो उपभोग व्यय के आधार पे गरीबी को नापा था। ये भी पैसे के आधार पे गरीबी को नापा था। कौन? तो रंगराजन समिति जो आया था, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या नापा गया था? इसमें मापा गया था कि ग्रामीण वाले जो लोग हैं प्रति माह बोले तो 30 दिन में अगर 972 रुपये प्रति माह, मतलब 30 दिन में 972 रुपये अगर प्रति माह अगर उसका इनकम नहीं है तो क्या आएंगे? वो गरीब होंगे। क्या आएंगे? वो गरीब के अंतर्गत आएंगे। और शहर के लोगों के लिए क्या निर्धारित किया गया था कि प्रति माह मतलब 30 दिन में अगर 1407 रुपये प्रति माह अगर उसे नहीं मिल रहा है या फिर नहीं कमा रहा है, ठीक है, उसका इनकम नहीं है तो वो भी गरीब के अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है। क्या आएंगे? गरीब के अंतर्गत ही आएंगे। फिर से बोल देते हैं कि रंगराजन समिति के आधार पे 2012-13 में आया था। गरीबी का जो मापा था, गरीबी का जो मापन किया था, उपभोग व्यय के आधार पे गरीबी का मापन किया था। और ग्रामीण जो है ग्रामीण के लोगों के लिए प्रति माह जो है 972 रुपये प्रति माह रखा गया था। कितना अगर पैसा नहीं कमाता है तो वो गरीब है। और शहरी लोगों के लिए कहा गया था कि 30 दिन में, मतलब वही प्रति माह अगर 1407 रुपये प्रति माह अगर नहीं कमाते हैं तो वो गरीब है, ठीक है, अगर नहीं उसका इनकम है तो, ठीक है। अब देखिए भारत में प्रत्येक 5 वर्ष में एनएसएसओ द्वारा मतलब कि नेशनल सर्वे सैंपलिंग ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो एनएसओ 5 वर्ष में एनएसएसओ द्वारा उपभोग व्यय के द्वारा निर्धनता की माफ की जाती है। क्या की जाती है? निर्धनता की माफ की जाती है। बेरोजगारी और भी जो है एनएसएसओ के माध्यम से ही नापा जाता है, ठीक है। और एनएसएसओ जो है ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। ये चीज भी आप याद रखिएगा। ओके, और एनएसएसओ का अगर गठन बोल दिया तो 1950 में इसका गठन हुआ था, एनएसएसओ का, नेशनल सर्वे सैंपलिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो एनएसएसओ गठन जो हुआ था 1950 में हुआ था। और इसका अगर हेड क्वार्टर पूछ दिया
क्या पूछ दिया, हेडक्वार्टर अगर पूछ दिया तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, मतलब मुख्यालय है। ओके, उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आगे का जो टॉपिक लाएंगे हम, और आगे का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रमुख योजना के बारे में। जैसे कि अन्नपूर्णा योजना स्टार्ट कब हुआ था, 2 अक्टूबर 2006 ईस्वी को। इसी तरीका से अगला जो टॉपिक होगा, अगला टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं हम, प्रमुख योजना। ठीक है, प्रमुख योजना के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में इतना ही रहने देते हैं। आप लोग मेरा अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग जान रहे थे, हम कल के वीडियो में बोले थे कि योजनाएं के बारे में हम लोग कल के टॉपिक में जानेंगे। ठीक है, तो आज हम योजनाएं के बारे में जानेंगे। समझते हैं ध्यान से। टॉपिक मेरा क्या है, योजनाएं, प्रमुख योजनाएं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना की जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी, तो यह हुई थी 2 अक्टूबर 2006 ईस्वी को अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, 2 अक्टूबर 2006 ईस्वी को अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत हुई थी। और ये जो शुरुआत हुई थी ये कहाँ से शुरुआत हुई थी, किस राज्य से हुई थी या फिर किस गांव से हुई थी, वो देख लेते हैं। तो ये जो था ये सिलखोरा एक गांव पड़ता है। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट जो है गाजियाबाद। ठीक है, यहाँ से ये योजना का प्रारंभ हुआ था, शुरुआत हुआ था। और ये कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 2006 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अब ये योजना की जो शुरुआत हुआ था, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या जरूरी था जो ये योजना लाया गया था, इसका प्रमुख पर्पस होगा ना लाने का। तो इसका प्रमुख उद्देश्य जो था, देश के अत्यंत निर्धन व्यक्ति या निर्धन, ठीक है, देश के जो अत्यंत निर्धन व्यक्ति है, निर्धन वृद्ध लोग जो हैं, ठीक है, उसके लिए क्या किया गया, रोटी की व्यवस्था की गई। ठीक है, रोटी की व्यवस्था की गई, अनाज की व्यवस्था की गई, क्योंकि अन्नपूर्णा कहीं ना कहीं जो है ना अनाज से रिलेटिव है। ठीक है, तो अन्नपूर्णा योजना के तहत जो है, जो भी निर्धन व्यक्ति आते हैं, निर्धन मतलब क्या हो गया, गरीब व्यक्ति आते हैं, उसके लिए अनाज प्रोवाइड किया गया। ठीक है, किस योजना के तहत, तो अन्नपूर्णा योजना के तहत, जो कि 2 अक्टूबर 2006 ईस्वी को सिखोरा गांव के अंतर्गत, और डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे तो गाजियाबाद से यह प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अब देखिए, अब हम आगे देखने वाले हैं नरेगा। ठीक है, जो एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हम वही टॉपिक लाके यहाँ रखे हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ओके, नरेगा। अब देखिए, नरेगा जो शुरुआत हुई थी वो देख लेते हैं। लेकिन नरेगा जो शुरुआत हुई थी उससे पहले हम नरेगा का फुल फॉर्म जान लेते हैं कि नरेगा का फुल फॉर्म होता क्या है। तो नरेगा का फुल फॉर्म जो होता है, नेशनल रूरल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट। फिर से बोल देते हैं। ठीक है, देखिए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, क्या बोले नरेगा का फुल फॉर्म, ये एक्ट जो है ये अलग है। ओके, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा का फुल फॉर्म है। और नरेगा जो आया था ये कब आया था, नरेगा आया था 2 फरवरी 2006 ईस्वी को। 2 फरवरी 2006 ईस्वी को नरेगा लाया गया था। ओके, और नरेगा की जो शुरुआत हुई थी, किस गांव से स्टार्ट हुई थी, किस जगह से ये प्रारंभ किया गया था, तो यह किया गया था अनंतपुर ग्राम पड़ता है। ठीक है, और बंदावली जो पड़ता है ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। ओके, अनंतपुर ग्राम, बंदावली डिस्ट्रिक्ट, और यह राज्य बोलेंगे तो आंध्र प्रदेश। ये जो है आंध्र प्रदेश से प्रारंभ हुआ था। कौन सी योजना, तो नरेगा योजना। अगर राज्य बोल दिया तो आप आंध्र प्रदेश बोल सकते हैं, ग्राम बोल दिया तो ग्राम में आप अनंतपुर बोल सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट बोल दिया तो बंदावली बोल सकते हैं। ओके, कौन सी योजना, तो नरेगा योजना की शुरुआत कब हुई थी, 2 फरवरी 2006 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। नरेगा का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ओके, आगे देखते हैं। और हिंदी में अगर आपसे पूछ लिया तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी हिंदी में से बोल सकते हैं, तो ये योजना लाया गया था। ओके, अब देखिए, समझिए ध्यान से। अब देखिए, नरेगा का अगर निर्माण करता बोल दिया कि निर्माण इसका
नाम कौन दिया था नरेगा का, तो आप बोल सकते हैं एक बेल्जियम का एक व्यक्ति था जिसका नाम था जिया ट्रेच। क्या नाम था? जिया ट्रेच नाम का एक व्यक्ति था जो कि बेल्जियम के रहने वाले थे, वही जो है नरेगा नाम दिया था। ओके, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ से समझिएगा। देखिए, जब नरेगा जब प्रारंभ हुआ था, नरेगा जब आरंभ हुआ था, नरेगा की जब शुरुआत हुआ था, तो 200 जिले में, प्रारंभ में ना 200 जिले में ये चीज़ लागू था, ये योजना लाया गया था 200 जिले में। और वर्तमान की बात बोलेंगे तो लगभग 614 जिले में वर्तमान में लागू है। ओके, यह योजना कौन सी योजना? नरेगा योजना। अब देखिए, नरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? नरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य जो था यह था 100 दिन रोजगार वर्ष में उपलब्ध कराना। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार आपको देगा नरेगा के अंतर्गत। चाहे कहीं भी काम चलता हो, आप 100 दिन वहाँ 100 दिन आपको रोजगार देगा। ठीक है, किसके अंतर्गत? नरेगा के अंतर्गत। और नरेगा आया कब था? तो 2 फरवरी 2006 ईस्वी को आया था। ओके, देन यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इसका जो है नाम नरेगा से मनरेगा परिवर्तित कब किया गया? नरेगा से मनरेगा जो परिवर्तित किया गया था नाम, ये कब किया गया? तो 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को नरेगा से मनरेगा इसका नाम बदल दिया गया। तो आपसे बोलेगा कि नरेगा से मनरेगा जो बदला था नाम, ये कब बदला था? 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को इसका नरेगा से मनरेगा नाम परिवर्तित कर दिया। ओके, अब देखिए, नरेगा जो आया था ये ग्रामीण विकास के अंतर्गत आया था। ग्रामीण के विकास करने के लिए ग्रामीण विकास के अंतर्गत आया था। ठीक है, नरेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। देखिए, अब जो हम देखने वाले हैं वो हम देखेंगे अब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। क्या देखने वाले हैं? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, अब देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये स्टार्टिंग, मतलब ये जो स्टार्ट हुआ था, ये कब आया था? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये आया था 9 मई 2015 ईस्वी को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आया था। और ये किस प्राइम मिनिस्टर बोल दिया तो प्राइम मिनिस्टर की बात बोलेंगे तो नरेंद्र मोदी के अंतर्गत ही ये सब स्टार्ट किया गया था, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो 2014 में ही बन गया था, तो उसी के द्वारा ये सब योजना स्टार्ट किया गया था। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है ये 9 मई 2015 ईस्वी को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब देखिए, इस योजना में सरकार, इस योजना में जो है क्या किया गया था? इस योजना में मतलब पहली बात ये जान लीजिए कि अगर ये आप इस योजना से, पहली बात ये जान लीजिए कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अगर आपको शामिल होना है तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, पहले वो देख लेते हैं। आपकी आयु होनी चाहिए 18 से 70 के बीच आपकी आयु अगर है तो आप ये योजना का लाभ उठा सकते हैं। क्या उठा सकते हैं? लाभ उठा सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब इस योजना से जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सरकार को क्या देना पड़ेगा? पर डे 1 रुपया देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? पर डे 1 रुपया देना पड़ेगा। मतलब पर डे नहीं, हाँ ठीक है, पर मंथ 1 रुपया पर मंथ। ठीक है, 1 रुपया पर मंथ जो है आपको क्या देना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद अगर सालाना बोल दिया तो 12 रुपया प्रति वर्ष आपको जमा करना पड़ेगा। किस योजना के अंतर्गत? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत। कितना जमा करना पड़ेगा? तो 1 रुपया पर मंथ। तो 12 मंथ में 1 साल होता है, तो 12 मंथ में आपको जमा करना पड़ेगा 12 रुपया पर वर्ष, 12 रुपया पर वर्ष। ठीक है, क्योंकि 12 महीने में 1 वर्ष होता है, तो वही 12 रुपया पर वर्ष आपको जमा करना पड़ेगा। किसमें? प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। इस योजना में किसी कारण, कहने का अर्थ ये हो गया कि आप जो 1 महीना में 12 रुपया 1 महीना में 1 रुपया पे करते थे, ठीक है, और 12 महीना में 12 रुपया जो पे किए, अब देखिए आप तो पे कर रहे हैं। अब देखिए, इस योजना का आप लाभ कैसे उठा सकते हैं? देखिए, इस योजना में किसी कारणवश
आप जमा कर रहे थे 1 रुपया 1 महीना में और 12 वर्ष में 12 रुपये जमा कर रहे थे। तो यही बात बोला गया है इस योजना में, क्योंकि ये सुरक्षा से रिलेटिव है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से रिलेटिव है। तो इसमें बोला गया था कि इस योजना में किसी कारणवश के मतलब समझिए दुर्घटनावश, ठीक है, जैसे कोई ट्रेन से जा रहे हैं, आपके साथ दुर्घटना हो गया, फिर ऐसा कोई बात हो गया, कुछ भी हो, ठीक है, तो इस योजना के अंतर्गत किसी कारणवश दुर्घटना हो गया, मृत्यु हो गया, ठीक है, मृत्यु अगर हो जाता है इस दुर्घटना में, तो आपको सरकार के तरफ से 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, किसको? आप जो जमा कर रहे थे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत जो जमा कर रहे थे, तो अगर आपका दुर्घटना हो जाता है, ऐसा कभी हो ना भगवान करे, क्योंकि पैसा से सॉरी बात नहीं है, ठीक है, जान बची तो लाख हो पाए, ठीक है, जान रहेगा आपसे तो जिंदगी में आप कभी लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो जान इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो याद रखिए। लेकिन दुर्घटना भर, क्योंकि जिंदगी कोई ठिकाना है नहीं, दुर्घटना भर अगर आपको कुछ हो जाता है तो सरकार की तरफ से आपको 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका मृत्यु हो जाता है तब 2 लाख रुपए का जुर्माना देंगे, मतलब देगा आपको सरकार, ठीक है, आपको 2 लाख रुपए का जुर्माना देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मृत्यु नहीं होती है, अपंग हो जाते हैं, ठीक है, अपंग हो जाते हैं, अंधा हो जाते हैं, पैर टूट जाता है, ठीक है, तो इस योजना के तहत आपको 1 लाख रुपए का जुर्माना दिया जाएगा। मृत्यु नहीं हुआ, अपंग हो गए, हाथ पैर टूट गया, ऐसा कुछ हो गया है तो 1 लाख रुपए का जुर्माना दिया जाएगा। और मृत्यु अगर हो जाता है तो आपको 2 लाख रुपए का जुर्माना दिया जाएगा सरकार के तरफ से। किस योजना के अंतर्गत ये बात बोला गया है? तो यह बोला गया है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत। और ये आया कब था? तो यह आया था 9 मई 2015 ईस्वी को यह योजना आया था। और यह योजना जो प्रारंभ किया गया था किस प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था? तो नरेंद्र मोदी, ठीक है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर वर्तमान में भी यही है। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये योजना का लाभ आप कब उठा सकते हैं? तो 18 से 70 वर्ष की उम्र में, मतलब जुड़ सकते हैं। योजना का लाभ तो तभी उठा सकते हैं जब आपकी मृत्यु हो जाएगी या अपंग हो जाएंगे, लेकिन जुड़ने के लिए आपको 18 से 70 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आगे का जो टॉपिक है वह है प्रधानमंत्री जीवन बीमा ज्योति। कहने का अर्थ है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, अब देखिए ये योजना जो आया था, ये योजना कब आया था? तो ये आया था 9 मई 2015 ईस्वी को। 9 मई 2015 ईस्वी को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी आया था और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी आया था। ठीक है, दोनों 9 मई 2015 ईस्वी को ही आया था, दोनों का डेट और ईस्वी दोनों एक है। ओके, अब देखिए यह योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जो प्रारंभ हुआ था, यह योजना प्रारंभ हुआ था कोलकाता से यह योजना प्रारंभ हुआ था। ओके, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो हुआ था प्रारंभ, यह भी कोलकाता से ही प्रारंभ हुआ था। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम है दोनों। ओके, अब देखिए तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है 9 मई 2015 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था कोलकाता से। इस योजना का लाभ, कहने का अर्थ यह हो गया, इस योजना का लाभ नहीं बोल सकते, मतलब कि जुड़ सकते हैं, इस योजना से आप जुड़ सकते हैं। तो 18 से 50 वर्ष की उम्र में अगर आपका है तो आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जीवन ज्योति बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था, समझने का प्रयास करिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अगर आपकी नॉर्मल मृत्यु हो जाती है, अगर आपकी नॉर्मल मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो आपको सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए का जुर्माना दिया जाएगा, आपको 2 लाख रुपए का जुर्माना दिया जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, लेकिन ये बात जान लीजिए, इस योजना में 2 लाख रुपए आपको तभी मिलेगा जब आप प्रति वर्ष 330 रुपये प्रति वर्ष जमा करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं सोच लीजिए, आप योजना का लाभ तभी उठा सकते हैं जब आपकी मृत्यु हो जाएगी। उसमें आपकी जब मृत्यु हो ही जाएगी तो योजना का आप क्या लाभ उठाएंगे? आपके परिवार वाले योजना के लाभ उठाएंगे। आप मरेंगे तो परिवार वाले को पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो लेकिन अगर मृत्यु नहीं होती है तो 330 रुपये पर मंथ जो आप जमा करते हैं ये सरकार के खाते में जमा हो जाएगा। ठीक है, अगर सरकार कोई योजना निकाल रही है तो ये मत सोचिएगा कि हम लोग के लिए सही है, कुछ सही भी है कुछ गलत भी है। ठीक है, नहीं तो सारा खाता में, सरकार के खाता में जमा हो जाता है पैसा। ओके,
तो 330 रुपये पर मंथ पर वर्ष आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, किस योजना के तहत? जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत। ये आया था 9 मई 2015 ईस्वी को। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? कोलकाता से प्रारंभ हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि नॉर्मल अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए का जुर्माना दिया जाएगा। किसके तरफ से? तो सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए का जुर्माना दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको जमा कितना करना पड़ेगा? प्रति वर्ष 330 रुपये प्रति वर्ष जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ओके, आगे देखते हैं। आगे है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम से रिलेटिव, एग्जाम के अकॉर्डिंग ही हम ये चैप्टर लेके आए हैं और सारा आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग ही मिलेगा और सारा लूसेंट को कवर किया गया है। ओके, यहाँ तक कि लूसेंट से ज़्यादा ही आपको देखने मिलेगा, कम नहीं देखने मिलेगा। ओके, समझते हैं। तो अटल पेंशन योजना ये कब आया था? तो ये आया था 1 जून 2015 ईस्वी को अटल पेंशन योजना आया था। ओके, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये योजना क्यों आया था? तो वो देख लेते हैं। ये योजना जो है निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे, निजी क्षेत्र का अर्थ क्या हो गया? ये प्राइवेट सेक्टर में कोई व्यक्ति काम कर रहा है। ठीक है, तो निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे असंगठित लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, असंगठित लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना किसके अंतर्गत? अटल पेंशन योजना के तहत ये बात बोला गया था। और ये आया कब था? तो 1 जून 2015 ईस्वी को आया था। और निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को, मतलब प्राइवेट लोगों को असंगठित सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, अब देखिए इसमें इस योजना से जुड़ने के लिए आपकी आयु कितना होना चाहिए? तो 18 से 40 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए। किसके अंतर्गत? अटल पेंशन योजना के अंतर्गत आप सुरक्षा, इसके अंतर्गत आप तभी लाभ उठा सकते हैं जब आपकी आयु 18 से 40 वर्ष का हो, तब आप लाभ उठा सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ओके, अब देखिए 18 से 40 वर्ष के लोग ही ये योजना का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है आपको किस्त जमा करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा? आपको किस्त जमा करना पड़ेगा। किस्त की बात बोलेंगे तो किस्त आपको कम से कम जो है 1000 रुपये जमा करना पड़ेगा प्रति वर्ष। ठीक है, 1000 रुपये वर्ष में आपको जमा करना पड़ेगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो है 5000 आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इस योजना का लाभ आपको कब मिलेगा? इस योजना का लाभ आपको मिलेगा 60 वर्ष के उम्र, मतलब कि जो आप किस्त जमा कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग आपको सरकार की तरफ से, जैसे 1000 रुपये जमा कर रहे थे तो 60 वर्ष का अगर आपका आयु हो जाता है अटल पेंशन योजना के तहत, तो आपको सरकार की तरफ से थोड़ा बहुत पैसा जोड़ गए। देखिए समझने का प्रयास करिएगा। 1000 रुपये पर वर्ष हम जमा किए ना, तो उसमें क्या हुआ कि 1000 जमा करते करते मेरा 60 वर्ष का जब उम्र हुआ तो 2 लाख रुपये या फिर 4 लाख रुपये समथिंग हो गया। ठीक है, लेकिन सरकार की तरफ से थोड़ा सा और ऐड करके आपको पैसा दे दिया जाएगा। ठीक है, 60 वर्ष की जब आपके आयु हो जाएगा, ठीक है, बुढ़ापा का जो है सहारा हो जाएगा आपको लोग के लिए। तो इसलिए आपको ये अटल पेंशन योजना के तहत ये सब बात बोला गया था। और ये आया कब था? तो 1 जून 2015 ईस्वी को ये आया था। इसका मुख्य उद्देश्य था निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों के लिए जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। ओके, अब देखिए, अब देखते हैं हम लोग छठा, स्वच्छ भारत अभियान मिशन। स्वच्छ भारत अभियान मिशन, ठीक है, घर घर सुरक्षा की बात कही गई थी। और सुरक्षा मतलब कि स्वच्छ भारत मिशन, मतलब स्वच्छ बनाना है भारत को, इसके लिए एक योजना चलाया गया था। अब समझिए ये योजना का जो प्रारंभ किया गया था, ये योजना का प्रारंभ किया गया था गांधी जी के जन्म दिवस पे। मतलब गांधी जी का जन्म तो 2 अक्टूबर को हुआ था। ओके, तो 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को यह योजना जो है, यह योजना प्रारंभ किया गया था। और यह योजना में बोला गया था क्या, जब गांधी जी का उम्र 150वीं वर्ष जब जयंती आएगी, मतलब 2019 में जब 2 अक्टूबर 2019 में जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती जब पूर्ण जाएगी, तो स्वच्छ मिशन योजना के तहत पूरा भारत को हम स्वच्छ बना देंगे। ये किसका कहना था? तो प्रधानमंत्री का कहना था। ठीक है, पूरा भारत को स्वच्छ बनाना था। और इसके लिए एक योजना प्रारंभ किया गया था जिसे बोला गया था स्वच्छ भारत अभियान मिशन योजना। ये आया कब था? तो 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को आया था। और महात्मा गांधी के 150वीं जयंती तक यह योजना का जो है मतलब सफल बना दिया जाएगा, स्वच्छ बना दिया जाएगा भारत को। ठीक है, इस योजना का मुख्य पर्पस था। अब देखिए इस योजना को सफल बनाने में जो योगदान दिया गया है
इस योजना को सफल बनाने, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया, भारत तो सबका है, कुछ राज्य भी शामिल हैं, तो राज्यों का राज्य मिल के ही ना भारत बना है, देश बना है। तो जैसे कि बिहार है, ठीक है, और केंद्र सरकार में प्राइम मिनिस्टर है और बिहार में नीतीश कुमार है, ठीक है। तो केंद्र सरकार की तरफ से, मतलब प्रधानमंत्री की तरफ से 75% स्वच्छ भारत मिशन बनाने में उसका योगदान रहेगा, उसका पैसा रहेगा। मतलब 75% जो है केंद्र सरकार का पैसा रहेगा, और नीतीश कुमार मतलब कि बिहार राज्य में 25% जो है स्वच्छ भारत मिशन बनाने के लिए राज्यों का 25% जो है पैसा लगेगा। तो 75% केंद्र सरकार का लगेगा पैसा स्वच्छ भारत मिशन बनाने के लिए, और राज्यों का जो है 25% पैसा लगेगा, ठीक है। इस तरह से योगदान दिया जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखिएगा, केंद्र में 75% और राज्यों में 25%, ठीक है, स्वच्छ बनाने के लिए, स्वच्छ भारत बनाने के लिए, ठीक है। अब देखिए, एक आते हैं पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य का अर्थ ये हो गया कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि केंद्र जो है, इसमें केंद्र मतलब ले लेते हैं प्राइम मिनिस्टर, पीएम, क्योंकि पीएम तो केंद्र के अंदर आते हैं, ठीक है, पीएम। और राज्य में कौन आते हैं, सीएम आते हैं, ठीक है। तो सीएम भी किसके अंतर्गत आएंगे, पूर्वोत्तर राज्य में भी सीएम होते हैं ना। देखिए, अब देखिए, तो पूर्वोत्तर राज्य का जो पैसा लगेगा, पूर्वोत्तर राज्य का पैसा लगेगा मात्र 10%, ठीक है, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य जो है जनसंख्या में भी कम है, जनसंख्या में भी कम है और छोटा जगह भी है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है 10% योगदान जो रहेगा पूर्वोत्तर राज्य का रहेगा, और 90% जो योगदान रहेगा भारत को स्वच्छ बनाने में वो केंद्र सरकार का रहेगा, मतलब पीएम नरेंद्र मोदी का रहेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 7वां देखते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात बोलेंगे तो ये जो आया था, ये 28 अगस्त 2014 ईस्वी को आया था। कौन सा, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना। ओके देन, आगे इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वंचित वर्गों के लिए वित्तीय समावेशन, वंचित लोगों के लिए वित्तीय समावेशन करना, ठीक है। अब देखिए, समझिए ध्यान से, इसमें बोला गया था कि प्रत्येक व्यक्ति 0 रुपया मतलब कि 0 बैलेंस पे उसका खाता खुल सकता है, मतलब खुलवा सकते हैं आप 0 बैलेंस पे, ठीक है। और यह योजना से जुड़ सकते हैं। कौन सा योजना से, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना से आप जुड़ सकते हैं। कितना रुपया आपको लगेगा, तो 0 रुपये खाता में, मतलब आपके पास पैसा नहीं भी है तो आप आधार कार्ड लेके जाएंगे तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत आपका खाता खुल सकता है, खुल जाएगा। उसके बाद आप बाद में लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। आप समझिए, तो 0 रुपीस के तहत जो है खाता खुल जाएगा आपका, ठीक है। और प्रधानमंत्री जन धन योजना के एक टैग लाइन भी दिया गया था, जिसमें टैग लाइन क्या था, मतलब कि थीम जो बोल सकते हैं, तो इसका टैग लाइन था, मेरा खाता भाग विधाता, ठीक है। जब प्रधानमंत्री जन धन योजना आया था ना 28 अगस्त 2019 ईस्वी को, तो ये अपना टैग लाइन दिया था, मेरा खाता भाग विधाता, ठीक है। और इस योजना के तहत जो है रुपे नामक डेबिट कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको दिया जाएगा। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा, इस योजना का आप लाभ कब उठा सकते हैं, जब आपकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। जो भी खाता धारक हैं, जो भी जिसका भी खाता खुल गया है प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत, अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु अगर हो जाती है, तो कोई दुर्घटना हो जाता है, तो आपको सरकार की तरफ से 1 लाख रुपया प्रदान किया जाएगा। आपको सरकार जो है 1 लाख रुपया प्रदान करेंगे, 1 लाख रुपया देंगे। उसमें जो मृत्यु हो गया जिसका, उसको तो नहीं देगा, किसको देगा, फैमिली को देगा, लेकिन आपके नाम पे मिलेगा कि देखिए वो जो व्यक्ति मर गया था, डेथ कर गया, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पैसा दिया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 0 रुपया मतलब 0 बैलेंस पे खाता खुला सकते हैं आप। और उसके बाद जो है इसका टैग लाइन क्या था, मेरा खाता भाग विधाता। और इसका लाभ आप कब उठा सकते हैं, जब आपकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, और इस योजना के तहत आपको 1 लाख रुपया सरकार देगी। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग को टोटल कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, अगर आप लोग को मेरा कंसेप्ट और या फिर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग के एग्जाम में 4 चांद लग सके। ओके, तो इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर चल रहा है, धीरे धीरे जो है इकोनॉमिक्स खत्म करके हम साइंस में एंट्री करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।